कोई डाउट है अभी तक? नो मैम। ठीक है, सो विल स्टार्ट फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को भूल जाना। जैसे हमने मेमोरीज पढ़ी, वहां पे चीजें स्टोर हो रही हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो स्टोर हो रही है, लर्निंग हम कर रहे हैं वो स्टोर हो रहा है। तो अभी फॉरगेटिंग कॉजेस और थ्योरीज हम पढ़ेंगे। फॉरगेटिंग इज द इनएबिलिटी टू रिकॉल इंफॉर्मेशन दैट वाज प्रीवियसली लर्न। यानी हम लोगों ने पहले लर्न तो की है, बट अब हम उसको होल्ड नहीं कर पा रहे, हम उसको याद नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज दी फॉरगेटिंग। ठीक है, एक ऐसी इनएबिलिटी जिसमें हमें याद करने की शक्ति हमारी खत्म हो रही है, कोई भी इंफॉर्मेशन हम रिकॉल नहीं कर पा रहे। ठीक है, कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग क्या क्या हो सकते हैं? डिके, इंटरफेरेंस, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग एंड एनकोडिंग फेलियर। 5 तरह की फॉरगेटिंग के कॉजेज हैं। तो डिके कैसे हो सकता है? मेमोरी फेड ओवर टाइम इफ नॉट यूज्ड और रिहर्स्ड। हम लोग अगर कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल अगर हमने मेडिकल पढ़ा, नर्सिंग पढ़ी, या जिसने जो भी पढ़ा है, वो चीजें अगर हम लोग अपने प्रैक्टिस में लेकर के नहीं आ रहे हैं, तो वो चीजें हम लोग धीरे धीरे करके भूलना स्टार्ट हो जाते हैं। हम उसको रिहर्स नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके हम उसको भूलना स्टार्ट करते हैं। तो रेपिटेशंस और प्रैक्टिसेस अगर होती हैं तो हमारी मेमोरी अच्छी हो सकती है। तो डीके में हमने वही बताया कि मेमोरीज जो है वो फेड हो जाती हैं, यानी धुंधली हो जाती हैं, जब हम उसको बार बार यूज नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते और रिहर्स नहीं करते हैं। ठीक है, सेकंड है इंटरफेरेंस। इसके दो हैं, एक तो प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस और रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में आता है कोई भी इंफॉर्मेशन डिसरप्ट मेमोरी रिकॉल, यानी हमें याद करने में जिस चीज की मुश्किल होती है, वो इंफॉर्मेशन इंटरफेरेंस वाली होती है। यानी हमें पता है, लेकिन कई बार होता है ना कि हमें चीजें याद है, फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोई सेंटेंस क्या होगा, उसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, हमें पता है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर एक टाइम पर हमें कोई भी चीज याद नहीं आ रही है, तो वो इंटरफेरेंस फॉरगेटिंग होती है। इंटरफेरेंस फॉरगेटिंग में हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं, हमें पता है चीजें, बट एट पर्टिकुलर टाइम हमें कोई चीज रिकॉल नहीं होती। उसमें दो होते हैं, प्रोएक्टिव और रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। प्रोएक्टिव में क्या होता है? ओल्ड मेमोरीज इंटरफेयर विद न्यू वंस। अगर कोई नई चीजें बनती जाती है ना, बोलते हैं ना किसी के साथ पास में कुछ हुआ है, तो नई मेमोरीज अच्छी अगर उसकी करो तो वो पुरानी चीजें भूलता चला जाता है। तो वो प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस होता है कि न्यू मेमोरीज के साथ ओल्ड मेमोरीज का इंटरफेरेंस होने की वजह से हम पुरानी चीजें भूल के अब नए उसमें ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, नई मेमोरीज हम लोग इकट्ठा करते हैं, वो प्रोएक्टिव है। रेट्रोएक्टिव में न्यू मेमोरीज जो होती हैं वो इंटरफेयर करती हैं पुरानी वाली के साथ। यानी हम कितना भी नई मेमोरीज बना लें, लेकिन उस चीज से हमें इफेक्ट नहीं पड़ता, हम अपनी पुरानी मेमोरीज को ही याद रखते हैं। ठीक है, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग होता है अनप्लीजेंट और ट्रोमेटिक मेमोरीज आर अनकॉन्शियसली सप्रेस। कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो हमें बहुत तकलीफ देती हैं, जिन्हें हमें बहुत ट्रॉमा दिया है, हमें पसंद नहीं है, बट वो मेमोरीज हमको अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं याद रह जाती हैं। हमको उनको नहीं याद करना चाहते, लेकिन अगर ऐसे उससे रिलेटेड कोई सिचुएशन हमारे सामने आती है तो वो एकदम से हमारे दिमाग में आ जाती है, तो वो मोटिवेटेड फॉरगेटिंग होती है। क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग जो है, लैक ऑफ रिट्रीवल क्यूज मेक रिकॉल डिफिकल्ट। यानी हम बार बार अगर किसी चीज को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्स के टाइम पे रिवीजन क्यों जरूरी होते हैं, तो रिवीजन अगर हम नहीं करेंगे तो रिकॉल करने में डिफिकल्टी आएगी। तो वो क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग है। एनकोडिंग फेलियर मतलब इंफॉर्मेशन वाज नेवर प्रॉपरली स्टोर्ड इन मेमोरी। जैसे मैंने कल आप लोग को बच्चों के एग्जांपल दिए थे, हर मेमोरी में दिए थे, कि बच्चों को हम लोग जो एनकोड कर रहे हैं चीजें, है ना, जो भी इनकोडिंग हो रही है, तो वो कैसी हो रही है कि हम उनको प्रॉपरली बता रहे हैं, लेकिन अगर हम उनको अच्छे से एनकोड नहीं कर रहे हैं, अच्छे से उनके दिमाग में डाल नहीं रहे, मैं आप लोगों को सिर्फ रीड करके बता रही हूँ, समझा नहीं रही हूँ, इन्फॉर्मेशन अच्छे से एनकोड नहीं कर रही हूँ आपके दिमाग में, तब भी आप भूल सकते हो। तो दैट इज एनकोडिंग फेलियर, यानी एनकोडिंग का फेलियर हुआ इसलिए आप लोग भूल गए। थ्योरीज की बात करते हैं फॉरगेटिंग की। कॉजेस क्लियर है सबको फॉरगेटिंग के? कहाँ गए भाई सब? यस मैम। थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग की बात करते हैं तो डी के थ्योरी मतलब सेम ही है, तो उनकी सबकी है। तो डी का थ्योरी मतलब टाइम वीकन्स मेमोरी ट्रेसेस, जो मैंने आप लोग को बताया कि टाइम के हिसाब से उनकी जो यादें हैं वो धुंधली होती जाती हैं, तो वो डी का थ्योरी है। इंटरफेरेंस थ्योरी, जैसे कि कॉम्पिटिंग होता है ब्लॉक्स रिकॉल में। ब्लॉक्स रिकॉल मतलब नई और पुरानी का मैंने आप लोग को जो बताया इंटरफेरेंस में, कि नई मेमोरी से पुरानी मेमोरीज धुंधली हो जाती है, पुरानी मेमोरी से नई मेमोरीज धुंधली, तो इंटरफेरेंस थ्योरी में मोटिवेटेड
फॉरगेटिंग जिसमें कि जैसे हम दबाते हैं तो वो सप्रेसिंग मेमोरीज होती हैं और आगे जाकर के वो किसी नई चीज का रूप ले लेती हैं, है ना। इवन क्रिमिनल्स वे में भी वो उस चीज का रूप ले सकती हैं। फिर आता है रेट्रीवल मेमोरी। मेमोरी एग्जिस्ट बट कैन नॉट बी एसेस विदाउट क्यूज। यानी हमें ऐसा होता है ना कि हमें बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में है, लेकिन अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग को कोई मेडिकल नॉलेज है हमारे दिमाग में, सर्जरी, तो हम ऐसे थोड़ी करेंगे, जब हम उस चीज में जाएंगे तब हमें उस चीज की मेमोरी जो स्टोर हुई है, जो इनकोड हुई है हमारे दिमाग में, तब वो चीज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो वो होता है कि जब कोई क्यूज आते हैं, जब कोई सिचुएशन आती है, कोई प्रभाव आता है, तब जाके वो मेमोरी रिस्टोर होती है, अदरवाइज नहीं होती। तो रिट्रीव करना उसको मतलब वापस लेके आना। कंसोलिडेशन फेलियर मतलब मेमोरी इज नॉट स्टेबलाइज इन लॉन्ग टर्म स्टोरेज। ऐसा होता है कि कुछ लोग याद ही नहीं रखना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए मेमोरी अगर स्टेबलाइज नहीं होती तो वो कंसोलिडेशन फेलियर कहलाता है। टेक्निक्स टू इम्प्रूव मेमोरी। अब अगर यू फॉरगेटिंग हो गई है तो हमको मेमोरी इंप्रूव कैसे करना है, तो उसके लिए पहला आता है योगिक प्रैक्टिसेस। योगिक प्रैक्टिसेस में आसन, जिससे कि हम मेमोरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव कर सकते हैं। वृक्षासन हो गया, पश्चिमोत्तानासन हो गया, ये सब क्या करते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं ब्रेन की तरफ, तो उससे क्या होता है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर इंप्रूव होता है। प्राणायाम जैसे कि अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति, ये जो प्राणायाम है ये भी ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ा देंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। ध्यान मतलब मेडिटेशन, ये मेंटल फ्लक्चुएशंस मतलब हमारे दिमाग में जो वृत्तिज हैं, फ्लक्चुएशंस मतलब वृत्तिज जो हैं, वो हटा के वो फोकस को इंप्रूव करते हैं और मेमोरी को स्टेबलाइज करते हैं। अगर हमारे दिमाग में 10 चीजें एक साथ चलेंगी तो ऑब्वियसली हम अच्छी चीजों को भूल जाते हैं, तो उस चीज को हटा करके हमारा फोकस्ड लेकर आते हैं ध्यान की वजह से। फिर आता है मेंटल एक्सरसाइजेस। मेंटल एक्सरसाइज में विजुअलाइजेशन, मेंटली पिक्चरिंग इन्फॉर्मेशन। आपको मैंने बताया था कि हमारा जो ब्रेन होता है वो पिक्चर्स को बहुत जल्दी कैप्चर आउट करता है। हम एक ही चीज को 10 बार पढ़ लेंगे लेकिन उस चीज से नहीं होगा, वो पिक्चर्स को जल्दी कैप्चर आउट करता है। इसलिए डायग्राम्स जो होते हैं, इसलिए हम लोग बार बार चीज मेरी जो है वो रिट्रीव होती है चीजें, क्या हमने ये वाला पेज इस पेज पे देखा था, इस बुक पे ये डायग्राम बना था, तो हमें याद आता जाता है कि हाँ अब हमको ऐसा ऐसा लिखना है। तो वो एक विजुअलाइजेशन मेंटल एक्सरसाइजेस है। चंकिंग मतलब ब्रेकिंग लार्ज इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर यूनिट्स। मैं आपको पूरा साइकोलॉजी का छोटे छोटे टुकड़ों में बता रही हूँ, एक क्लास में इतना इतना इतना, तो अगर हम स्मॉलर यूनिट्स में उसको ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे तो वो हमको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, ना कि हम उसको एक साथ पूरा पढ़ लेंगे तब हमको याद रहेगा। ठीक है, चंकिंग इज ब्रेकिंग लार्ज इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर यूनिट्स। एसोसिएशन मतलब लिंकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन विद नोन कॉन्सेप्ट्स। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, उनको हम बने बनाए हमारे जो दिमाग में जो कॉन्सेप्ट एनकोड है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके साथ अगर हम रिलेट कर पाते हैं तो वो एसोसिएशन एक्सरसाइजेस होती है ना। जैसे मैं आप लोगों को हर चीज का एग्जाम्पल देती हूँ, तो हमें वो चीजें पहले से पता है, हमको पता है कि वो बच्चों को हम जो बचपन में सिखाएंगे वो आगे जाके कैसे एनकोड होगा, कैसे उनके बिहेवियर में आएगा, कैसे उनकी मेमोरी, उनकी लैंग्वेजेस में आएगा। लेकिन हम अभी किसी चीज को भी पढ़ना चाहते हैं तो उसको हम किसी एग्जाम्पल के साथ रिलेट करते हैं, एसोसिएट करते हैं। ठीक है, लर्निंग न्यू स्किल्स स्टिमुलेट्स न्यूरल पाथवेज। अगर हम नई नई स्किल्स पढ़ते हैं, काउंसलिंग्स में ज्यादातर हम जाते हैं तो नई नई एक्टिविटीज ही करवाते हैं जिससे कि उनकी न्यूरल पाथवेज स्ट्रांग हो, स्टिमुलेट हो और वो अच्छे से अच्छा पढ़ पाए। ठीक है, फिर आता है लाइफस्टाइल अप्रोचेस। तो स्लीप जो है, तो स्लीप अगर अच्छी होगी तो हमारी याददाश्त भी अच्छी होगी, अगर स्लीप अच्छी नहीं होगी तो हमारी मेमोरीज भी फेड होती जाएंगी। एसेंशियल फॉर मेमोरी कंसोलिडेशन। डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो है वो ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करते हैं जिससे कि हमारी मेमोरी स्ट्रांग हो सकती है। एक्सरसाइजेस न्यूरल एक्टिविटी, ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं, हमने ऊपर देखा आसनास में। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर हम कॉर्टिसोल लेवल्स को कम कर देंगे, स्ट्रेस हमारा कम हो जाएगा, तो हमारी मेमोरी ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि स्ट्रेस सिचुएशंस में हमको चीजें ज्यादा याद नहीं रह पाती हैं। योगिक रेलेवेंस की बात करें तो योगा मेडिटेशन दोनों जो है वो कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करते हैं, अटेंशन और अवेयरनेस को भी इनहेंस करते हैं, जो कि अच्छा मेमोरी रिटेंशन को इम्प्रूव सपोर्ट करता है। ठीक है, अब प्रैक्टिस जैसे कि माइंडफुलनेस, प्राणायाम और धारणा जो है वो पर्टिकुलरली परसेप्शन को रिफाइन करते हैं और रिकॉल करते हैं चीजें। फॉरगेटिंग तो हमने पढ़ लिया है यहाँ तक, मेमोरी इंप्रूवमेंट भी हमने देख लिया। यूनिट 4, यहाँ तक किसी कोई डाउट फॉरगेटिंग मेमोरी लर्निंग में? यूनिट 4 है मोटिवेशन एंड इमोशन। तो मोटिवेशन इज द इंटरनल प्रोसेस दैट इनिशिएट्स
यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आपको किसी चीज के लिए बढ़ावा मिलता है, गाइडेंस मिलती है, वो आपके गोल जो है आपके बिहेवियर की तरफ उसको सस्टेन मतलब उसको रोक के रखता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सैलरी अगर आएगी तो आप काम करते रहोगे, वो सस्टेनेबल के हिसाब से आप काम करते रहोगे। तो इट एक्सप्लेन्स व्हाई वी एक्ट इन सर्टेन वेज। तो मोटिवेशन यानी हमें इंसेंटिव्स मिलना, हमें तारीफ मिलना, हमें प्रेजिंग मिलना, हमें सैलरीज मिलना, ठीक है, हमें अच्छे नंबर्स मिलना, ये सब चीजें क्या है, हमारा मोटिवेशन होता है। तो कौन कौन से मोटिवेशन हो सकते हैं? बायोलॉजिकल, सोशल, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, मैस्लोज हायरार्की और नीड्स। तो ये 4 मोटिवेशंस हमें पढ़ना है। तो बायोलॉजिकल मोटिवेशंस कौन सा हो सकता है? दीज आर इननेट, यानी हमारे अंदर होता है, वो कोई डाल नहीं सकता हमारे अंदर। फिजियोलॉजिकल ड्राइव्स नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, जो चीजें हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए वो फिजियोलॉजिकल ड्राइव्स के हिसाब से बायोलॉजिकल मोटिव चलते हैं। तो वो कौन कौन सा होता है? हंगर एंड थर्स्ट, पानी के लिए हम उठते हैं, फिर हम इतनी मेहनत करते हैं, खाने के लिए इंसान इतनी मेहनत कर रहा है कि इतनी 12-12 13 घंटे की जॉब कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। तो ये सब किस चीज के लिए कर रहा है? पर्टिकुलरली हंगर के लिए। बेसिक सर्वाइवल अगर हमें करना है तो ये कुछ हमारे मोटिव्स हैं जिनके लिए हमको थोड़ी मेहनत करना पड़ती है, एक मोटिवेशन का काम करते हैं, ठीक है। स्लीप हो गया, रिप्रोडक्शन, सेक्स हो गया, अवॉइडेंस ऑफ पेन, होम्योस्टेसिस। तो इस तरह के जो बायोलॉजिकल मोटिव्स हैं ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का भी काम करते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि हमारे लिए एक एक जरिया हो जाता है कोई भी चीज करने के लिए, ठीक है। फिर की फीचर्स की बात करते हैं तो यूनिवर्सल अक्रॉस ह्यूमंस, तो ये पूरे ही ह्यूमंस में हो सकता है। ड्रिवन बाय इंटरनल बायोलॉजिकल नीड्स, कोई चोर बन जाता है तो अपनी कमी की वजह से, जो भी उसके बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, कोई रेपिस्ट जो आजकल हो रहे हैं उनकी भी बायोलॉजिकल नीड्स के हिसाब से उनकी वो चीजें हो रही हैं। तो ये कुछ रीजंस है जिनकी वजह से हमारा यूनिवर्सल ह्यूमन बॉडी बिहेवियर पूरा इफेक्ट करता है। कैन ट्रिगर स्ट्रॉन्ग बिहेवियर्स ऑटोमेटिकली, ठीक है। दूसरा आता है सोशल मोटिव्स। These are learned motives influenced by culture, society and expressions। ये ऐसे मोटिव्स होते हैं जिनको हम अपनी सोसाइटी से, अपने कल्चर से और अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हैं। जैसे कि अचीवमेंट, हमने देखा है कि भाई इतना कंपटीशन हो गया है कि सब अच्छा वो कर रहा है, तो ये हम अपनी सोसाइटी से सीख रहे हैं कि भाई प्रेशराइज वे है, सक्सेस की तरफ जाना है, अचीवमेंट्स करना है। अफिलिएशन बिलोंगिंगनेस मतलब का है कि हम जितने ज्यादा लोगों को हम अचीव कर सकते हैं, छू सकते हैं, लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, पावर और स्टेटस के लिए नर्चर कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं, तो ये कुछ सोशल मोटिव्स है। तो लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद सोसाइटी, इनके की फीचर्स है कि हम सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हैं तब हम ये चीज लर्न करते हैं। इन्फ्लुएंस पर्सनल ग्रोथ एंड सोशल रिलेशनशिप्स, हमारी जो पर्सनल ग्रोथ है उसके लिए अगर हम कोई अचीवमेंट चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो उसके लिए सोशल रिलेशनशिप्स मतलब कि आजकल जो अच्छी जॉब्स में है उन्हीं के साथ लोग कनेक्शन रखना चाह रहे हैं, जो बहुत अच्छी जॉब्स में नहीं है सोसाइटी उनको थोड़ा सा निग्लेक्ट करना स्टार्ट कर दी। कैन बी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, कौन सी भी तरह के हो सकते हैं। तीसरा है इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है जो कि इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए होता है, खुद के इंटरेस्ट और खुद के एंजॉयमेंट के लिए होता है। जैसे कि योगा प्रैक्टिस करना, क्योंकि उससे हमें बहुत फुलफिलिंग लगता है। मेडिटेशन प्रैक्टिस करना, कुछ लोगों को डांस करके बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस तरह के मोटिवेशंस होते हैं, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है जो कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए होगा। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो बाहर का कोई प्रेशर या रिवॉर्ड के लिए होता है, जैसे कि प्रैक्टिसिंग योगा टू रिसीव सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रेजेस। हमको सिर्फ सर्टिफिकेट्स लेना है, हमको सिर्फ क्लास पढ़ना है क्योंकि हमको वो सर्टिफिकेट चाहिए, हमारा खुद का इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। फोर्थ आता है मैस्लोस हायरार्की और ऑफ नीड्स। तो मैस्लोस हायरार्की, अब्राहम मैस्लो जो हमारे वो थे, रिसर्चर थे, प्रपोज्ड दैट ह्यूमन मोटिवेशन इज ऑर्गेनाइज्ड इन हायरार्की ऑफ नीड्स। उनका ये कहना था कि ह्यूमन का जो मोटिवेशन है वो जरूरतों के हिसाब से आता है, कि जैसी उनकी जरूरत होंगी उसके हिसाब का उनका मोटिवेशन होगा। तो फ्रॉम बेसिक सर्वाइवल टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, बेसिक सर्वाइवल से लेके अपने खुद के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक के पूरे नीड्स के हिसाब से उनका मोटिवेशन चलता है। तो उन्होंने फिजियोलॉजिकल नीड्स बताई, जैसे कि खाने के लिए, पानी के लिए, स्लीप के लिए, घर के लिए हम लोग काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तो एक फिजियोलॉजिकल नीड्स वो हो गई। सेफ्टी नीड्स मतलब अपनी सिक्योरिटी के लिए, स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन के लिए हम लोग काम करते हैं। लव और बिलोंगिंग्स, अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, हम पैसे कमा रहे हैं, हम इतनी चीजें झेल रहे हैं फ्रेंडशिप और अफेक्शंस के लिए। एस्टीम नीड्स मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट,
चाहिए हम लोग को, इसलिए हम लोग इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, इतने सर्टिफिकेट चाहिए, हम लोग अच्छी जॉब कर रहे हैं ताकि हमारी समाज में एक इज्जत रहे, हमारी एक रिस्पेक्ट हो, रिकॉग्नाइज हो, हम अचीवमेंट हो पाए कि हमें कोई जाने, हमें पहचाने, है ना, हम किसी की हेल्प कर पाए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब रियलाइजिंग वंस फुल पोटेंशियल, क्रिएटिविटी एंड पर्सनल ग्रोथ। अपनी खुद की ग्रोथ के लिए भी लोग करते हैं, ना कि किसी और के लिए, बल्कि खुद की ग्रोथ के लिए भी। क्री प्रिंसिपल्स की बात है तो की प्रिंसिपल्स में आता है लोअर लेवल नीड्स मस्ट बी रीजनेबली सेटिस्फाइड बिफोर हायर लेवल नीड्स इन्फ्लुएंस बिहेवियर। यानी कुछ ऐसी लो लेवल नीड्स होती हैं जो कि रीजनेबली आप किसी को भी सेटिस्फाइड तो कर सकते हो, लेकिन वो कब बड़ी बन जाती हैं और वो आपके लिए मोटिवेशन की जगह पे कुछ और होके आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस कर देती हैं, दैट रिपोर्ट। ठीक है, फिर आता है योगिक रेलेवेंस क्या हो सकता है इनका। तो योगा सपोर्ट्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन बाय कल्टिवेटिंग सेल्फ डिसिप्लिन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन कब आएगा, जब हम सेल्फ डिसिप्लिन में रहेंगे, तपस को फॉलो करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा हार्ड वर्क की तरफ पुश करेंगे। सेल्फ अवेयरनेस, स्वाध्याय, इनर फुलफिलमेंट जब हमारी हो जाएगी तब। प्रैक्टिस लाइक मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स, फॉस्टरिंग सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, मतलब कुछ मेडिटेशन माइंडफुलनेस टेक्निक्स है जिसकी वजह से हम सेल्फ मोटिवेशन में जा सकते हैं। हमें पता होगा कि एक्चुअली हमें क्या चाहिए, इसलिए कई बार इतने सारे लोग फील्ड्स चेंज करते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ पाता है वहां पे कि उनको कब क्या चाहिए। वो कभी डॉक्टर बनते हैं, कभी एक्टर बनते हैं, कभी वकील बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, तो एट लास्ट उनको जाके पता चलता है कि नहीं मुझे ये बनना था। तो वो सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ मोटिवेशन से ही उनको समझ में आती हैं चीजें। ये हो गया मोटिवेशन। योगिक व्यू का है, क्या है मोटिवेशन का। तो योगिक व्यू में इन योगा मोटिवेशन इज अंडरस्टूड थ्रू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अभ्यास। यानी हम लोग कोई भी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, उससे योगा बोलता है कि उससे उसका कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, किसका, मोटिवेशन का। एंड वैराग्य यानी डिटैचमेंट, नॉन डिटैचमेंट। कोई डिटैचमेंट की वजह से मोटिवेशन करता है, कोई नॉन डिटैचमेंट की वजह से, नॉन अटैचमेंट की वजह से मोटिवेशन की तरफ काम करता है। कोई अभ्यास करके करता है, प्रैक्टिस करके, क्योंकि वो इतना ज्यादा मोटिवेटेड है कि उनको बिल्कुल योगी बनना है, तो वो प्रॉपरली उनका कंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस चल रही है। तो ये एक योगिक व्यू है मेडिटेशन का, मोटिवेशन का। तो अब पहला आता है उसमें अभ्यास यानी प्रैक्टिस, स्टडी डिसिप्लिन एफर्ट्स टुवर्ड्स सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। किसी भी लेवल पर अचीव करने के लिए हमको रेगुलर बेसिस पे जो प्रैक्टिस करनी है, सेल अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है, डिसिप्लिन वे में करना है। वो डेवलप्स इंटरनल ड्राइव, सेल्फ डिसिप्लिन एंड रेजिलियंस। ठीक है, इंटरनल ड्राइव जो है हमारी, वो करना है अपने आप में ही एक, हमें लेकर आना है कि हाँ हमको सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे तक पढ़ाई करनी है, फिर हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, और हमें चीजें समझना है। तो दिस इज द अभ्यास। जैसे एग्जाम्पल, रेगुलर योगा प्रैक्टिस मोटिवेट्स द माइंड टू स्टे फोकस्ड एंड परसिस्ट डिस्पाइट चैलेंजेस। ठीक है, किसी भी तरह के चैलेंजेस को हम तभी एक्सेप्ट कर पाते हैं जब हमारे लिए रेगुलर योगिक प्रैक्टिस अगर हम करेंगे, तो उससे हमारा माइंड जो है वो भी स्टे, मतलब फोकस रहने के लिए मोटिवेट रह पाएगा। दूसरा आता है वैराग्य, डिटैचमेंट या नॉन नेटिव, लेटिंग गो ऑफ अटैचमेंट टू आउटकम्स ऑफ मटेरियल रिवॉर्ड्स, आउटकम ऑफ मटेरियल रिवॉर्ड्स। यानी हमें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वैराग्य है। हमें हमारा कर्म करने से मतलब है, कोई भी हमें उसका वो मिले, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम पूजा कर रहे हैं, ठीक है हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बट कंसिस्टेंटली हम लोग वो कर रहे हैं क्योंकि हमें उस चीज से डिटैच रहना है कि मुझे सिर्फ अपने कर्म करना है। अगर मुझे आगे जाके कोई प्रेजिंग ना मिले या मुझे कोई मटेरियल रिवॉर्ड्स ना मिले तो भी चलेगा, या कोई आउटकम्स नहीं आ रहे तो भी चलेगा। ठीक है, रिड्यूसेस फियर, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इन सब चीजों को कम करने के लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन को प्रमोट करना पड़ेगा। एनकरेजेस फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉन एक्सटर्नल रिवॉर्ड। यानी ऐसी प्रोसेसेस को हमें एनकरेज करना है जिसमें कि हमें कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड की जरूरत ही ना पड़े, वो वैराग्य होता है। ठीक है, जो कि ज्यादातर, जैसे हमारे जो ऋषि मुनि होते हैं ज्यादातर, जैसे प्रेमानंद जी हैं, इन लोगों ने क्या करा है कि इन लोगों को कोई मटेरियलिस्टिक आउटकम नहीं चाहिए, ये सिर्फ अपने आप को उनके लिए आपने उन्होंने पूरा समर्पित कर दिया है, वैसा वाला। मोटिवेशनल डायनामिक्स इन योगा क्या हो सकते हैं। तो मोटिवेशन इज इंटरनलाइज्ड थ्रू माइंड कंट्रोल, चित्त वृत्ति निरोध। ठीक है,
तो माइंड जो है वो कैसे माइंड कंट्रोल से हम कर सकते हैं, तो जिसमें चित्तवृत्ति निरोध आएगा। तो मोटिवेशन कई बारी हमारे मन से, कि हम नहीं चाहते लेकिन हमारा दिमाग चाहता है कि हमको कोई तारीफ करे, तो हम डिप्रेसिंग फील करते, नहीं हुई, हमने इतनी मेहनत करी, हमारे नंबर्स अच्छे नहीं आए, उससे हम लोगों को दिक्कत होती है। तो ये सब प्रैक्टिसेस जैसे कि ध्यान है, प्राणायाम है, यम नियम है, ये हमारी मेंटल विल पावर और सेल्फ रेगुलेशन को बहुत इंप्रूव करते हैं, जिससे कि हमको हर छोटी छोटी चीज से हम लोग डिस्टर्ब नहीं होते, ताकि हमारी प्रॉपर एक अभ्यास और एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस हमारी चलती जाए। द कॉम्बिनेशन ऑफ अभ्यास एंड वैराग्य allows for sustainable self directed motivation। अगर हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस करके डिटैच्ड होके हम चीजें कर रहे हैं, तो हमको बहुत जल्दी और सस्टेनेबल फॉर्म में सक्सेस मिल सकती है। जिस भी फील्ड में हम जाएं, चाहे हम स्पिरिचुअल ग्रोथ में जाएं, चाहे हम अपनी पर्सनल ग्रोथ की फील्ड में जाएं, सेल्फ डायरेक्टेड मोटिवेशन हमें मिलेगा ही हमेशा। ठीक है, यहाँ तक इमोशन है, यहाँ तक क्लियर है सबको मोटिवेशन? Emotion is a complex psychological state इन्वॉल्विंग सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। इमोशन एक ऐसा कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसमें कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस पर फोकस किया जाता है। कुछ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं, बिहेवियर एक्सप्रेशन, यानी किसी भी चीज की वजह से कैसा भी इमोशन आना, दैट डिपेंड्स। ठीक है, तो उसमें थ्योरीज की बात करेंगे इमोशन के लिए, यानी कोई भी भावना, कोई भी विचार ऐसा। तो पहली थ्योरी है जेम्स लैंग ने दी थी, दूसरी कैनॉन बार्ड ने दी थी, तीसरी टू फैक्टर थ्योरी है जो कि स्ट्रेचर एंड सिंगर ने दी थी। पहली जो जेम्स और लैंग ने दी थी, उनका क्या है, इमोशन अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल अराउजल। कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हुआ, सीधी सी बात है, कहीं भी कोई पेन है उसका इमोशन आएगा, हम कहीं से डिस्टर्ब्ड है उसका इमोशन आएगा। तो इमोशन फिजियोलॉजिकल अराउजल का ही एक रिजल्ट होता है, ऐसा जेम्स और लैंग का कहना है। एग्जाम्पल, आई फील अफ्रेड बिकॉज माई हार्ट इज रेसिंग। मेरा दिल बहुत ऐसे घबरा रहा है, भाग रहा है, तो इसलिए मुझे डर लग रहा है। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल अराउजल्स की वजह से भी है। एम्फेसिस बॉडी माइंड पाथवे, बॉडी माइंड पाथवे दोनों चीजों को मिलकर के होता है, क्योंकि तभी वो इमोशन वे में कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है, तो सेम टाइम पे आया। एम्फेसाइजेस सेंट्रल ब्रेन प्रोसेसिंग, ये सेंट्रल ब्रेन प्रोसेसेस को एम्फेसाइज करता है। तीसरा टू फैक्टर थ्योरी जो कि स्ट्रेचर एंड सिंगर ने दिया है, इमोशन डिपेंड्स ऑन, अब इन्होंने बोला है इमोशन फिजियोलॉजिकल अराउजल पर और कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि एग्जांपल है इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट अगर बढ़ी, इंटरप्रेट साथ में चली, तो ये तीन थ्योरीज है हमारी। ठीक है, फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशंस क्या हो सकते हैं, तो ऑटोनॉमिक नर्वस एक्सक्यूज मी सिस्टम, मैम। लिम्बिक सिस्टम। मैम यस, एक बार प्लीज थ्योरीज को एक एक लाइन में दोबारा बता दीजिए। मैं आप लोगों से जब से पूछ रही हूँ, मुझे किसी ने क्या आप लोगों को समझ में आई? क्या? क्यों रिपीट? जब मैं पूछ रही हूँ कि किसी को समझ में आ रही है, मुझे किसी से कोई आंसर नहीं आ रहा है, मैं फालतू मैम बट आई एम रिस्पॉन्डिंग। आ रही हूँ। मैं पूछती हूँ, लाइन में बता दीजिए तीनों थ्योरीज। नहीं नहीं, तो मैं 3 बार पूछ चुकी हूँ आप लोगों से कि समझ में आया, समझ में आया, आ रहा है समझ में, किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले बैठ के यहाँ पे बात कर रही हूँ। आप लोग ऐसे रिस्पेक्ट करते हैं आपके टीचर्स की, कि मैं यहाँ से बोल रही हूँ, मुझे कोई आंसर नहीं आ रहा है किसी का भी।
मैं अकेले ही बैठ के पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, मुझे किसी का कोई आंसर नहीं आता है। अगर मैं पूछ रही हूँ कि आया समझ में, नहीं आया समझ में, मुझे किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा है वहां से। मैं सर से बोलूंगी, इस बारे में बात करूंगी मैं, कि आप लोग पता नहीं कैसे ही पढ़ते हो, आपको आपके टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं है, ऊपर से आप मुझे जवाब दे रही हैं अनु। नो मैम, मैम मैं आपको रिस्पेक्ट यू जवाब नहीं मैम। दे रही, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि आई जवाब ही दे रिस्पॉन्ड रहे हैं यू। अनु, आप मुझे जवाब ही दे रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला तो तब मुझे किसी ने आंसर नहीं करा ना। Yes, आप I लोग मुझसे कैसे remember. मैम मे बी Yes, आई I मिस्ड आउट remember. दैट Ma'am have पार्ट, आई asked डिडंट two, three हियर इट, times. बट Yeah, आपने ma'am is right. फॉर द हाँ, फॉर मैंने थ्योरीज। 4 बार हर एक टॉपिक के बाद में पूछ रही हूँ कि किसी को समझ में आया, किसी को कोई इश्यू है, किसी को कोई डाउट है, मुझे किसी की तरफ से कोई आंसर नहीं आ रहा है। एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो मुझसे ये पूछ ले कि हाँ मैम क्या है और क्या नहीं है। मैम अगर आपने एक ही बार पूछा आज और मैंने यस बोला, मैंने बाकी अभी 4 बार थ्योरीज जब आप पूछा पढ़ा है। रहे हैं इसके बाद मैंने तुरंत आपको स्टॉप किया कि आप मेरे को प्लीज ये वन वन लाइनर में बता दीजिए। मैंने 4 बार पूछा है अनु, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मैं आपको अच्छा चार मैम, टॉपिक देन बता, मे बी चार मेरे टॉपिक नेटवर्क में बता। इशू रहा होगा, आई डिडंट गेट दैट पार्ट, मे बी इट कुड बी क्यों? दैट। तो नहीं है तो नो बोलो ना आप, लेकिन आप लोग हो ही नहीं 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 क्लास मैम, में। आई एम सेइंग मेरे नेटवर्क में इशू रहा होगा, आई डिडंट हियर दैट पार्ट, दिस इज व्हाट तो आई एम बाकी सेइंग। लोग कहाँ हैं? तो फिर अच्छा आपको मेरे ये को कैसे बाकी का नहीं पता पता मैम, मे बी मेरे एंड से मुझे नहीं सुनाई दिया, इसलिए मैंने आपको रिपीट करने के लिए बोला, क्योंकि आप ये जब भी अनु है कि पूछते हो मैं आपको सामने रिस्पॉन्स देती हूँ, अगर मुझे नहीं समझ में आता मैं क्लियरली बोल देती हूँ कि मैम मुझे नहीं आया ये पार्ट समझ में, और भी अगर आता आ है तो रहा आई अग्री। है, आई वॉन्ट आंसर, कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। मुझे सबकी तरफ से आंसर चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट क्लास से कोई क्लासेस नहीं होगी। ओके मैम, और क्योंकि मैम मैं आई आपको जवाब नहीं दे रही हूँ, और आई वी रिस्पेक्ट यू, बिकॉज अगर आप लोग नहीं होंगे तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, तो आप ऐसे वही मत मैं आपसे बोलिए। पूछ रही हूँ ना, हाँ मेरी कहाँ तरफ है से बच्चे? नेटवर्क इशू की वजह से मे बी यू आस्क्ड थ्राइस एंड आई मिस्ड इट, मे बी इट कुड बी दैट आई कुड हियर दैट पार्ट, ऐसा हो सकता है मैम। हर बार ये नेटवर्क इशू आया होगा क्या? सभी के साथ नेटवर्क इशू आया है? कहाँ है बाकी सब लोग? Ma'am, we are listening. हेलो, Hello. कहाँ है भाई Ma'am, बाकी सब लोग, मुझे ये बताइए। ma'am, we are listening. I'm listening. हाँ, तो अगर आप लोग सुन रहे हैं तो जब मैं पूछ रही हूँ कि कोई डाउट है नहीं है, तब क्यों जवाब नहीं आ रहा है मेरे पास किसी के भी? मैं क्या यहाँ पे अकेले बैठ के क्लास करने आई हूँ? तो फिर नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं पूछूंगी। आए समझ में नहीं आए, मैं आऊंगी अपनी क्लास लूंगी और चली जाऊंगी। No, ma'am. Mostly I मैम सॉरी, एंड respond. नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखेंगे कि ऐसी मैम चीज ना हो। मैम मैं चलो ठीक है, मान एक्चुअली लेती हूँ कि उनके हॉस्पिटल साथ में हूँ मैम। जो 7 लोग हैं, क्या उनके साथ भी नेटवर्क इशू है कि मुझे किसी की नो तरफ से मैम, कोई मैं है? हॉस्पिटल में ऑलरेडी हूँ। 3 दिन से मेरा तबीयत भी खराब है, मैं फिर भी क्लास में ज्वाइन करती हूँ। अभी मैं अंदर थी इसलिए मैं साइलेंट हो गई थी, ये मैं बाहर आके बात कर रही हूँ। ठीक है, बाकी लोग? ठीक है, मैं 2 लोगों का प्रॉब्लम कंसीडर कर लूं। अनु का नेटवर्क इश्यू था और लितू हॉस्पिटल में। बाकी लोग? मैम मैं सुन रही हूँ आपकी। तो सुन रहे हो तो हेडफोन आपको लगाए आंसर हुए भी हैं। करना है, जी आपको जी। आंसर भी करना है जब आप लोगों से पूछा जा रहा है। मोस्टली मैं रिस्पॉन्स देती हूँ। सॉरी फॉर दैट। I should have answered. सॉरी मैम, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे कि हर उस पे आपको जवाब दें, और सच में आज नेटवर्क इशू हुआ, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता कि आप पूछो और मैं जवाब ना दूं। ठीक है, दैट्स फाइन। बट मैं अब ध्यान रखूंगी, अगर मुझे आंसर नहीं आएंगे तो मैं सीधा सर से बात करूंगी और मैं क्लास वहीं ड्रॉप कर दूंगी। मैं उसके आगे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगी। जब किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं अपनी क्यों एनर्जी वेस्ट करूंगी? हमें तो मैं सिर्फ पढ़ने में आऊंगी अपनी इंटरेस्ट क्लास लूंगी, है, चली जाऊंगी। और आपको क्लास ड्रॉप नहीं करनी पड़ेगी, प्रॉमिस। ठीक है, लेट्स सी। थ्योरी ऑफ इमोशंस की बात कर रहे थे हम लोग अनु। तो थ्योरी ऑफ यस मैम। इमोशंस का पहला है जेम्स लैंग थ्योरी, हम्म। दूसरा है केनॉट थ्योरी, तीसरा है टू फैक्टर थ्योरी। जेम्स और लैंग ने बोला है कि कोई भी फिजियोलॉजिकल अराउजल अगर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी भी चीज से लेके डर लगा, तो फिजियोलॉजिकल अराउजल पहले मेरे अंदर आएगा कि मेरा दिल एकदम से डर के वो हो गया। उसके बाद मेरा इमोशन निकल के आएगा कि हाँ अब मुझे डर लगा, मेरा हार्ट रेस कर रहा है,
तब जाके मेरे को डर लगना स्टार्ट होगा। तो जेम्स और लैंग का कहना है कि पहले फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, उसके बाद इमोशंस आता है। कैनॉन और बार्ट का कहना है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस और इमोशंस दोनों साथ में काम करते हैं, एक एक करके नहीं काम करते, दोनों साथ में काम करेंगे, यानी फिजियोलॉजिकल अराउजल और इमोशन दोनों साथ में आएंगे। यानी एग्जाम्पल भी दिया था मैंने कि स्नेक को देखकर यस, एकदम दैट होते आई हैं। हर्ड। हाँ, मैम मेरे को अब आपसे एक ही बात पूछनी है यहाँ पे। ठीक, हाँ, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हम्म, जेम्स जो बोल रहे हैं ना, इट कुड बी इन द सिचुएशंस कि जब सिचुएशंस में मे बी देयर इज अ स्टेट कि अभी मैं धीरे धीरे उस सिचुएशन में जा रही हूँ, तो क्या है, मुझे डर लग रहा है, बट हाँ, अभी उस पीक पे नहीं पहुंची कि मैं उस पर रिएक्शन दे सकूं। तो ये हाँ, थ्योरी वहां पे भी तो एप्लीकेबल हो सकती है। जो हाँ, हाँ, कैनन बिल्कुल का सेम। कहना है वो ये थ्योरी है कि कोई चीज इंस्टेंट मेरे सामने आई और मैंने इंस्टेंट रिएक्शन दिया, क्योंकि मेरा दिल भी धड़का और मैं चिल्लाई भी, या फिर मैं भाग भी यस, गई वहां से, मैंने यस, रिएक्शन भी दे दिया। ये कैनॉन बार्ट थ्योरी का एग्जाम्पल है जो आपने ओके, दूसरा दिया। ठीक है पहला मैम, जो ओके, एग्जाम्पल है वो जेम्स लैंग थ्योरी का एग्जाम्पल है, ठीक है। गॉट इट। हाँ, हाँ मैम, तीसरा बस ये है, क्लैरिफाई करना था। हाँ, यस, ये तो मुझे तीसरा है, समझ में आ गया, 2 फैक्टर। हाँ, जिसमें फिजियोलॉजिकल अराउजल और कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन के ऊपर इमोशनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। यस मैम, यस। ठीक, नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशंस। तो पहला है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जिसमें हमारे इमोशंस आते हैं, जिसमें हमारी मेमोरीज होती हैं, लर्निंग पावर्स होती हैं, जिसमें सारी चीजें स्टोर आउट होती हैं। तो हमें अगर फ्लाइट और फ्लाइट रिएक्शन मतलब फाइट और फ्लाइट रिएक्शन मतलब होता है किसी ने मुझे किक किया या किसी ने मुझे मारा तो मैंने उसको पलट के मार दिया, तो ये एक फाइट रिएक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल कुत्ता आया, मैंने उसको पत्थर फेंक के मारा, वो एक फाइट रिएक्शन है। फ्लाइट रिएक्शन रिस्पॉन्स होता है, मैंने कुत्ते को देखा और मैं भाग गई, ठीक है। हम लोगों में से कोई भी हो, कुत्ते को देखा और हम भाग गए, तो वो फ्लाइट रिएक्शन है, यानी भाग गए। फाइट मतलब होता है तुरंत रिस्पॉन्स करा, तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से आता है, जिसमें हमारी हार्ट रेट भी बढ़ सकती है जो फिजियोलॉजिकल अराउजल में काउंट होगी, स्वेटिंग हो सकती है, घबराहट हो सकती है और रेस्पिरेशन हमारे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब रेस्पिरेशन यानी हम लोग बहुत फास्ट ब्रीदिंग करने लग जाते हैं, तो ये सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। फिर आता है हमारा लिम्बिक सिस्टम। तो इसमें एमिगडेला, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस, 3 चीजें हैं। अमिगडेला मतलब किसी भी चीज का एग्रेशन, बहुत एग्रेसिव हो गए, छोटी छोटी सी बात पे लड़ने के लिए बैठ गए, मर्डर हो गया या कोई झगड़ा हो गया, तो ये सब चीजें, और डर, ठीक है। दूसरा आता है हिप्पोकैम्पस, जिसमें मेमोरी और इमोशन का कनेक्शन होना चाहिए। मेमोरी और इमोशन का अगर कनेक्शन होगा तब जाके हमें हमारा लिम्बिक सिस्टम प्रॉपरली काम करेगा इमोशंस के लिए। फिर आता है हाइपोथैलेमस, जो कि हार्मोन्स रिस्पॉन्स करता है। हम लोगों ने पढ़ा था एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कि अगर हमारा हाइपोथैलेमस जो है उसमें क्या होता है कि हमारा इमोशंस जो है वो तभी आते हैं जब हमारे हार्मोनल रिस्पॉन्सेस आते हैं, ठीक है। फिर आता है न्यूरो ट्रांसमीटर्स, जिसमें डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉर एपिनेफ्रिन, जो कि हमारा मूड, प्लेजर, इमोशनल रेगुलेशंस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, तो इसलिए भी इमोशंस आते हैं। फिर आता है कॉर्टेक्स की वजह से, तो फ्रंटल कॉर्टेक्स हेल्प्स इन रेगुलेटिंग एंड इंटरप्रिटिंग इमोशंस, ठीक है। यानी कुछ ऐसे मतलब फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वहां पे हमारी चीजें स्टोर आउट हो रही हैं, जिससे कि हमें कोई भी इमोशन को इंटरप्रेट करने में या समझने में हेल्प मिलती है, ठीक है। क्लियर है सबको? मैम मुझे बस इतना बताइए, आपने ये जो अभी जितने भी सारी चीजों के नेम्स लिए, दीज आर ऑल आर हार्मोन्स, राइट? जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स हैं उनके बेसिस पे ये चीजें फंक्शन करती हैं, राइट? ये हार्मोन नहीं है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स है हमारे अंदर, डोपामिन, हाँ सेरोटोनिन, मैम, नॉर। हाँ, हाँ, डोपामिन भी हम कहते हैं ना कि एक टाइप का हार्मोन ही रिलीज करते हैं व्हेन वी आर वेरी हैप्पी, राइट? मतलब, हाँ, कि राइट? मतलब ये ट्रांसमीटर का काम करता है, उसकी वजह से फिर हमारा हार्मोन रिलीज होगा, फिर हमारा हाँ, इमोशन, हाँ जी, बिल्कुल, एग्जैक्टली, ठीक है मैम, हार्ट, ओके, ऐसा। गॉट इट। योगिक रेलेवेंस की बात करते हैं तो योगा रेगुलेट्स इमोशंस थ्रू बॉडी माइंड इंटरप्रिटेशन। अब योगिक रेलेवेंस कैसे होगा, तो ऑब्वियसली योगा में बॉडी और माइंड साथ में काम करने को हम बोलते हैं। पहला है प्राणायाम, दूसरा है मेडिटेशन या ध्यान, तीसरा है अभ्यास और वैराग्य। तो पहला प्राणायाम जो है उसमें क्या होता है, ऑटोनॉमिक अराउजल बैलेंस होता है, यानी जो भी हमें आया, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ा था कि फाइट फ्लाइट रिएक्शन, हार्ट रेट, स्वेटिंग, रेस्पिरेशन, इस तरह की कोई भी चीज अगर हुई उससे हमारा नर्वस सिस्टम हम काम कैसे कर सकते हैं, प्राणायाम से। क्योंकि प्राणायाम क्या करेगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो भी एक्टिवेशन आए, जो भी स्टिमुलेशन आए, उसको काम कर देगा, तो जिससे कि हमारा पूरा नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है।
दूसरा है हमारा मेडिटेशन और ध्यान, जिसमें कि हमारे इमोशंस इंक्रीज होते हैं। इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ इमोशंस रिड्यूसेस रिएक्टिविटी, ठीक है। तो जिससे हमारी अवेयरनेस भी आएगी और हमारी रिएक्टिविटी भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हमें क्लैरिटी आ जाती है ध्यान करने से। तीसरा है अभ्यास और वैराग्य, जिसमें डेवलप इमोशनल रेजिलियंस एंड डिटैचमेंट फ्रॉम डिस्टर्बेंसेस। अभ्यास और वैराग्य में क्या होता है, जो कि हमारा इमोशनल रेजिलियंस का मतलब होता है, अगर हम कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उससे हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी आती है। जैसे हम लोग ध्यान करवाते हैं, प्राणायाम करवाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, प्रैक्टिसेस करवाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर एक इमोशनल रेजिलियंस आता है और हम किसी भी डिस्टर्बेंस से डिटैच हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम मेडिटेशन के टाइम पर बोलते हैं कि आप बिल्कुल शांत हो जाइए, आप अपने शरीर के बाहर की जितनी भी आवाजें हैं उनके ऊपर से अपना ध्यान हटाइए और अपने दिमाग में जो भी चीजें चल रही हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी श्वास पर, अपनी ब्रीदिंग पर, अपने जो भी चेंजेस आ रहे हैं शरीर में उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो वो अभ्यास और वैराग्य से होता है, ठीक है। दूसरा आता है मैम वैराग्य मीन्स व्हेन यू जिस वैराग्य को कैसे डिफाइन करेंगे आप? यानी आपको किसी भी चीज से कोई कनेक्शन नहीं है, आप सिर्फ अपने आप पे, अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर फोकस रख रहे हो। ओके मैम। एक और चीज आती है नॉन अटैचमेंट, जो मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया था। हाँ मैम, वो क्लियर है। अटैचमेंट, तो नॉन अटैचमेंट पता ही है कि आपको किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, यू आर जस्ट डूइंग योर कोर्स, आप अपना काम कर रहे हो, आपको रिटर्न में कोई फ्रूट मिले ना मिले, कोई पॉजिटिव आउटकम मिले ना मिले, ठीक है। ओके मैम। तो भक्ति मार्ग में ज्यादातर होता है। नेक्स्ट आता है, हाँ ये तो हमारा हिंदी में ही पूरा इमोशनल रेगुलेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट इन साइकोलॉजी एंड योगा। तो साइकोलॉजी और योगा में स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए और इमोशनल रेगुलेशन के लिए साइकोलॉजी और योगा कैसे काम करेंगे साथ में। तो पहला आता है हमारा इमोशनल रेगुलेशन। तो इमोशनल रेगुलेशन जो होता है वो एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कि हम किसी भी चीज को मॉनिटर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं पूरा समझ के, मॉडिफाई करते हैं अपने इमोशनल रिएक्शंस को और अचीव कर सकते हैं अपने गोल को और अडेप्ट कर सकते हैं अपनी सिचुएशंस को, ठीक है। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, क्या हो सकता है मेंटल हेल्थ और वेलबींग को मेंटेन करने के लिए। अगर हम योगा को, साइकोलॉजी पढ़ के अगर हम योगिक पर्सपेक्टिव से काम करते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, हमारा वेलबींग इंप्रूव हो सकता है, यानी हम स्वस्थ हो सकते हैं दिमाग से भी और शरीर से भी। फिर आता है इम्प्रूव्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो अपने रिलेशनशिप्स को अच्छे कर सकते हैं, जैसे कोई एग्रेशन की वजह से, डिप्रेशन, एंजाइटीज की वजह से हमारे जो सोशल और फिजिकल रिलेशनशिप्स और पर्सनल रिलेशनशिप जो खराब हो रहे हैं उनको भी हम लोग अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि हम अपने दिमाग को जब शांत रखेंगे तो हमारे लेवल्स अच्छे हो सकते हैं। तीसरा है परफॉर्मेंस इन वर्क, स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक्स। हम हर लेवल पे अपनी परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मेमोरी, कंसंट्रेशन पावर, हमारे इमोशनल स्टेबिलिटी सब चीजें अच्छी हो जाती हैं। चौथा है सपोर्ट सेल्फ अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस। सेल्फ अवेयरनेस आप लोगों को पता है कि हमें अपने बारे में जागरूक रहना है कि हमको क्या चीजें चाहिए, हमारा कॉन्शियसनेस लेवल स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा इमोशनल लेवल स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये सब चीजें हम लोग को समझना है, ठीक है। फिर आता है टेक्निक्स वाया योगा एंड मेडिटेशन। अब क्या क्या टेक्निक्स है जिससे कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं और इमोशनल रेगुलेशन कर सकते हैं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख सकते हैं। तो पहला है योगासनास, ठीक है। दूसरा है प्राणायाम। पहले में फॉरवर्ड बेंडिंग में कुछ पोस्चर्स हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को काम करते हैं, रिलैक्स करवाते हैं। तो जैसे पश्चिमोत्तानासन हो गया, बालासन हो गया, इस तरह के कुछ पोस्चर्स हैं। दूसरा है ट्विस्ट, जैसे कि अर्ध मत्स्येंद्रासन, पता है आप लोगों को, ये ट्विस्टिंग पोस्चर्स है। भारद्वाज, तो ये भारद्वाज आसना है जो कि आपकी टेंशन को रिलीज करता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव कर देता है और हार्मोन बैलेंस को भी प्रॉपर कर देता है। आसनास के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही होगा। यस मैम। क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट। ओपनिंग पोजेस है जैसे कि भुजंगासन हो गया या सेतुबंधासन हो गया, तो इनका भी काम है रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, इमोशंस को लेकर जाते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, कई बार हमें छोटी छोटी चीजों पे बहुत चिड़चिड़ हो जाती है, इरिटेशन हम लोग हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम लोग एकदम से रोने लग जाते हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर हम लोग कंट्रोल पा सकते हैं योगा करके, ठीक है। क्योंकि योगा बॉडी, माइंड, मेंटल, मोरल, स्पिरिचुअल हर लेवल पे काम करता है।
दूसरा आता है हमारा प्राणायाम। प्राणायाम ब्रीदिंग टेक्निक्स है। अनुलोम विलोम यानी ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करके हम अपने सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस कर सकते हैं, उसकी सारी विकृति जो चीजें हैं उन सबको हटा सकते हैं। भ्रामरी यानी हमिंग बी साउंड, ये हमारा एंगर, फ्रस्ट्रेशन, मेंटल एजिटेशन भी कम करता है। तीसरा है कपालभाति, जो कि स्कल शाइनिंग ब्रीदिंग हम जिसको बोलते हैं, जो कि हमें एनर्जाइज करता है, डिटॉक्सिफाइज करता है हमारे बॉडी माइंड को, और हमारा फोकस इंप्रूव करता है। ठीक है। फिर आता है मेडिटेशन माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो है उसमें क्या होता है, हमारे अवेयरनेस ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस, यानी बिना किसी जजमेंट के हमारे जो थॉट्स आ रहे हैं उसके ऊपर हमें काम करना है। ऐसा होता है कि अगर हम कभी गुस्सा कर रहे हैं या हम किसी चीज में गलत तरीके से नेगेटिव वे में रिएक्ट कर रहे हैं, तो पीछे से एक कोई साइलेंट वॉइस होता है जो हमें वो चीज करने से रोकता है, बट हम उस चीज को जज नहीं कर पाते कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, तो उसकी वजह से हम गलत कर जाते। तो हमको वो अवेयरनेस लेकर आना है हमारे थॉट्स में। दूसरा है योग निद्रा, डीप रिलैक्सेशन और फॉर इमोशनल बैलेंस एंड स्ट्रेस रिडक्शन। ठीक है, यानी ऐसा डीप रिलैक्सेशन जो कि हमारे इस इमोशनली हम लोग को बैलेंस कर सकता है और स्ट्रेस रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। योग निद्रा एक टेक्निक है। ध्यान, फोकस मेडिटेशन डेवलप्स कंट्रोल ओवर इमोशनल इम्पल्सेस एंड इंक्रीज पेशेंस, पेशेंस बढ़ाता है और हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। ठीक है, तो ये हो गए हमारे योगासनास, प्राणायाम और ये। अब आता है हमारा स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट। तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस मतलब क्या क्या समझते हैं, कोई क्या समझता है स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट से? एक एक लाइन में बताओ सब लोग। मैम स्ट्रेस वो होता है जो कि हम लोग जब फिजिकली या मेंटली बहुत एग्जॉस्ट फील करते हैं, वो स्ट्रेस की वजह से करते हैं। फ्रस्ट्रेशन इज व्हेन यू आर नॉट एबल टू टेक सम सिचुएशंस एंड यू बर्स्ट आउट, तो हम इमोशनली या तो रोने लगेंगे या किसी पे चिल्लाने लग जाते हैं। और ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ये होता है जब दो लोगों के बीच में किसी भी बात को लेके मतलब एक डिसीजन मेकिंग ना हो पाए, यू हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट एंड समवन हैज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, यू डोंट बिलीव दैट, समवन एल्स डोंट बिलीव दैट, सो यस वो यस, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं मैम। ठीक, वेरी गुड। तो स्ट्रेस इज तनाव। ठीक है, तो तनाव में क्या होता है, स्ट्रेस एक फिजिकल साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है हमारी डिमांड्स का, थ्रेटन्स का। यानी अनु ने जो बताया उस चीज को थोड़ा सा आगे लेकर के जाते हुए कि हमारी जो फिजिकल नीड्स हैं और फिजियोलॉजिकल नीड्स, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 4 चीजें ईएमआई पे परचेस कर ली, कार, घर और हमारी कोई भी पर्टिकुलर चीजें। क्रेडिट कार्ड्स आजकल चल गए हैं जिसके हम लोग ईएमआई पे परचेस कर सकते हैं चीजें। तो हमने वो करा, अब हमारे सैलरी नहीं आ रही है, अब हमारा फाइनेंशियल चला गया, हमने जॉब छोड़ दी, तो अब वो स्ट्रेस का रूप ले लेगी क्योंकि हमें अपनी फिजिकल साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को पूरा करना है। तो वो डिमांड्स जब थ्रेटन्स होती हैं हमारी आपस में, मेंटली जो फाइट होती है उसकी वजह से जो जन्म लेता है उसको स्ट्रेस बोलेंगे, यानी तनाव। फ्रस्ट्रेशन ऐसा इमोशनल रिस्पॉन्स है जो कि हम जो चाहते हैं वो चीज अगर नहीं हो रही है तो हम किसी के भी ऊपर बस्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि ये चीज आज ऐसी हो लेकिन नहीं होगी तो मैं किसी पे भी गुस्सा करने लग जाऊंगी। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब ऐसा टेंशन जो कि अलग अलग दो लोग अपनी अपनी चीजें एक दूसरे के सामने रखते हैं तो उससे इश्यूज बढ़ते हैं, अपने अपने बिलीव्स, रिलीजनल बिलीव्स, ठीक है, या डिमांड्स, उनकी बेसिस पे जो चीज होती है वो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। इफेक्ट्स कैसे हो सकता है इन तीनों चीजों का हेल्थ के ऊपर? एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं क्योंकि तनाव है, स्ट्रेस में ज्यादातर स्लीप डिस्टर्बेंसेस या स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। पुअर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हम इतना फ्रस्ट्रेट हैं, हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज्यादा हो रखे हैं, हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, फ्रेंड्स के रिलेशनशिप में, आपस में ही, फैमिलीज में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा डिसीजन मेकिंग भी बहुत ज्यादा पुअर हो जाती है क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस सफर कर रही है उस चीज की वजह से। तो अगर कॉन्शियसनेस सफर करेगी तो डिसीजन मेकिंग पे हमेशा ही नेगेटिव इफेक्ट जाता है। क्लियर है यहाँ तक फ्रस्ट्रेशन और ये कॉपिंग मैकेनिज्म? हाँ, कॉपिंग मैकेनिज्म यानी हम लोग कैसे कॉप अप कर सकते हैं। योगिक कॉपिंग, साइकोलॉजिकल कॉपिंग, लाइफस्टाइल इंटीग्रेशन, 3 चीजें हैं। तो कॉपिंग यानी एडजस्ट करना, उस चीज को समझना। तो योगिक कॉपिंग कैसे करेंगे? स्टिल अगेन आ गया, अभ्यास, वैराग्य, प्राणायाम और मेडिटेशन। तो अभ्यास यानी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, अगर हम किसी चीज को करते हैं पेशेंस के साथ, मेंटल कंट्रोल के साथ, तो हमको कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा,
जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग जॉब में अपने आप को बिल्कुल झोंक देते हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि दैट वो जॉब जो है वो हमारे लिए एक टेम्पररीली का काम कर रही है। हमारी जो सारी चीजें हैं वो हमारी खुशी है, हमारा सेल्फ सेटिस्फेक्शन, हमारी मेंटल हेल्थ है, हमारी फिजिकल हेल्थ है। तो हमें कॉप अप करना सीखना पड़ेगा। अगर हम 10 घंटे की, 9 घंटे की, 12 घंटे की जॉब कर रहे हैं तो हाउ डू वी एनहेंसेस आर एक्टिविटीज, कि हमको अपनी पढ़ाई को कब टाइम देना है, हम अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपनी जॉब को कैसे टाइम दे पाएंगे, हम अपने घर में अपनी फैमिली रिलेशनशिप्स को कैसे टाइम दे पाएंगे। तो वो कोपिंग हमें करना आना चाहिए, और वो आता है रेगुलर प्रैक्टिस से। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस अगर हम रखेंगे, हमको टाइम मैनेजमेंट करके डिवाइड करना होती हैं चीजें, ठीक है, तो हम स्ट्रेस से बच सकते हैं। वैराग्य यानी डिटैचमेंट से, हमें दूसरे लोगों से, आउटकम से डिटैच्ड होना है, कि कुछ होना हो, हमें हमारा काम अच्छे से करना है, 100% टू 100% देना है, और फ्रस्ट्रेशन मिनिमाइज हो जाएगा। प्राणायाम और मेडिटेशन से हम अपना कॉर्टिसोल लेवल्स अच्छा कर सकते हैं, और अपने बॉडी और माइंड को काम रख सकते हैं, यानी शांत रख सकते हैं। फिर आता है साइकोलॉजिकल कॉपिंग, जिसमें प्रॉब्लम फोकस्ड कॉपिंग होती है। मैंने आप लोग को अभी एग्जांपल दिया कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि हमें वो 10 घंटे डिवाइड कैसे करना है। हमारे पास 24 घंटे, 24 घंटे में से 6, 7 और 8 घंटे की हमारी स्लीप है। उसके अलावा हमारे पास इतना टाइम जो बच रहा है उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, अपने एजुकेशन के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपनी फैमिली लाइफ के लिए, और अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए हमें कैसे डिवाइड करना है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी आइडेंटिफाई स्ट्रेसर्स और टेकिंग एक्टिव स्लीप टू सॉल्व देम। प्रॉपर स्लीप लेंगे तो हमारा दिमाग अच्छे से काम करेगा, तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके साथ बात कर सकते हैं। इमोशन फोकस्ड कॉपिंग यानी जिसमें हम रिलैक्स रहेंगे, अपना कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग रखेंगे, माइंडफुलनेस अपना अच्छा रखेंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे इमोशनल बैलेंस हो जाएगा। यानी हमें पता होना चाहिए, हम योगिक वे में जाएंगे, हम अपना ध्यान लगाएंगे, हम अपनी चीजों को बैलेंस आउट करेंगे, तो उससे हमें समझ में आएगा कि हमको कब किस लेवल पे कैसे रिस्पॉन्स करना है, हमें अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बॉस होता है, तो बॉस के सामने हमें वो चीज पता है कि बॉस के सामने बॉस हमें कुछ भी बोल रहा है, लेकिन हम उसको रिएक्ट नहीं कर सकते, तो वहां हमारा इमोशन नहीं निकलता। लेकिन अपनी वाइफ्स के सामने, अपने लव्ड वंस के सामने, अपनी मदर के सामने हमारे इमोशंस और अपना फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस के साथ जुड़ा हुआ है। हमको पता है कि बॉस के सामने अगर हमने ऐसा किया तो हमारी जॉब पे बात आ जाएगी, लेकिन हम अपनी बीवी के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, अपनी मदर के पेरेंट्स के सामने अगर हम थोड़ा टैंट्रम दिखाएंगे तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 2 दिन की बात है, अपने आप तीसरे दिन सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो वो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस से जुड़ा होता है कि हमें इमोशनल फोकस्ड रखना है अपने आप को। फिर आता है सोशल सपोर्ट, जिसमें शेयरिंग फीलिंग्स एंड सीकिंग एडवाइस, फीलिंग शेयर करके एडवाइसेस लेना। फ्रेंड्स होते हैं, आपस में एक दूसरे से एडवाइसेस लेते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो मैं इस चीज को कैसे रिजॉल्व करूंगा, ये प्रॉब्लम है तो इस चीज को मैं आगे कैसे लेके जाऊंगा। तो ये चीजें हमें यहाँ पढ़ना होती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? तीसरा है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, यस इंटीग्रेशन। मैम। इंटीग्रेशन, लाइफस्टाइल इंटीग्रेशन में बैलेंस डाइट, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करना है, तभी जाके हम स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं। तो लाइफस्टाइल अच्छी करने के लिए हमें क्या करना है, बैलेंस डाइट लेना है, स्लीप अच्छी रखना है, और फिजिकल एक्टिविटी को रेगुलर रखना है, तब जाके हम इन चीजों से बच सकते हैं। डेली रूटीन हमें बनाना है योगा और मेडिटेशन के साथ, जर्नलिंग और रिफ्लेक्टिंग प्रैक्टिसेस करना है, जिससे कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल आउट कर सकें, ठीक है। फिर आता है योगा पर्सपेक्टिव। योगा पर्सपेक्टिव से इमोशनल रेगुलेशन कैसे हो पाता है, मेंटल क्लैरिटी के अकॉर्डिंग हो पाएगा, स्ट्रेंथन कर पाएंगे हम अपने बॉडी माइंड कनेक्शन को, रिएक्टिविटी कम कर पाएंगे, और ओवरऑल हमारा इमोशनल बैलेंस बना पाएंगे। तो इसमें योगिक प्राणायाम में जितनी भी हम चीजें कर रहे हैं, मेडिटेशन करने से मेंटल क्लैरिटी आ जाती है, प्राणायाम से आ जाती है, तो ये सब चीजें हमें प्रॉपरली प्रैक्टिस करना होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मैम। जी मैम। यस मैम। ब्रेक चाहिए क्या किसी को 10 मिनट का, या मैं कंटिन्यू करूं? मैम कंटिन्यू कीजिए, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ठीक है। योगिक व्यू, अभ्यास और वैराग्य एज मोटिवेशनल डायनेमिक्स। अब योगिक व्यू में हम देखेंगे कि अभ्यास और वैराग्य जो है वो मोटिवेशनल डायनेमिक्स पे हम कैसे काम कर सकते हैं, इमोशन थ्योरीज पे और फिजियोलॉजिकल बेसिस पे भी। तो पहला है हमारा योगिक व्यू में अभ्यास और वैराग्य जो है वो मोटिवेशनल डायनेमिक्स को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। इन योगा साइकोलॉजी, मोटिवेशन जो होता है वो क्या है, it is understood through 2 essential principles mentioned in पतंजलि योग सूत्रा। पतंजलि योग सूत्रास कौन कौन समझता है? 8 पतंजलि योग सूत्रास हमारे जो हैं, पढ़े हैं आप लोगों ने? नहीं मैम, पढ़े तो नहीं है।
अच्छा, उसमें नहीं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये हमारे 8 लिम्स हैं पतंजलि योग सूत्र के। तो यम में हम लोग इंटरनल प्रैक्टिसेस के ऊपर फोकस करते हैं, हमें चोरी नहीं करना, हमें यम को फॉलो करना है, डिसिप्लिन में रहना है। नियम में भी हमारा डिसिप्लिन आता है, स्वाध्याय यानी सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ स्टडी आती है। आसन मतलब योगा आसन की प्रैक्टिसेस। प्राणायाम जो है वो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं। फिर प्राणायाम प्रत्याहार जो है वो कंट्रोलिंग ओवर अवर सेंसेस, कि हम अपने सेंसेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कब हमारा क्या चीज करने का मन हो रहा है उस चीज के ऊपर हमें कंट्रोल लेकर के आना है। धारणा ध्यान जो है वो कंट्रोल है, माइंडफुलनेस है, अपने कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए। और समाधि पता ही है आप लोगों की, लिबरेशन तक पहुंच जाना, मोक्ष तक पहुंच जाना सारी प्रैक्टिसेस के बाद। तो ये 8 पार्ट्स हैं, 8 लिम्स हैं पतंजलि योग सूत्रास के, ठीक है। यस मैम, ये पता है। इजीली मिल जाता है और बहुत अच्छा है जो हम लोग इसको पढ़ते हैं, तो इससे हमारी बहुत सारी चीजें क्लियर आउट हो जाती हैं। तो हम ये पतंजलि योग सूत्रास के हिसाब से कैसे कर सकते हैं? तो अभ्यास इज द प्रैक्टिस यानी परसिस्टेंट एफर्ट। किसी भी चीज के लिए हम लोग बस लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस कंटिन्यू है। तो अभ्यास जो है उसका मतलब होता है रेगुलर यानी नियमित तरीके से, डिसिप्लिन यानी तपस करके डिसिप्लिन वे में किसी चीज को काम करना। हमको सुबह 5 बजे उठना है तो उठना है, चाहे हम रात में कितने भी बजे सोए हो, हमें उस चीज को इफेक्ट नहीं करना। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम रात के लिए चीजें तो हमारी डिफर हो रही हैं, लेकिन मॉर्निंग की चीजों पे हम लोग उतना डिसिप्लिन नहीं कर पाते। वो प्लस अपनी प्रैक्टिसेस को सस्टेन करना। हमारा एंथुजियाज्म कम नहीं होना चाहिए किसी भी चीज के लिए। हमने जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट की, तो हम बड़े एंथुजियाज्म के साथ स्टार्ट करते हैं कि हाँ मेरे को ये करना है, मुझे ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम इतना क्लियर आउट करना है। धीरे धीरे करके वो मोटिवेशन चला जाता है, तो वो नहीं करना। सस्टेन प्रैक्टिस के साथ उस चीज को आगे लेके जाना। जिस स्पीड से आपने शुरुआत की उसी स्पीड को आपको सस्टेन करके रखना, उसी मोटिवेशन को आपको सस्टेन करके रखना। तो वो अभ्यास है जो कि इंटरनल मोटिवेशन को बताता है। द विलिंगनेस टू कंसिस्टेंटली मूव टुवर्ड अ गोल, किसी भी गोल तक जाने के लिए हम अपनी इच्छा से, इंटरनल मोटिवेशन से हम वहां तक जाते हैं। अभ्यास जो है, अगर हम अभ्यास करेंगे तो उससे हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आएगा। अगर हम रोज सुबह 4 बजे 5 बजे उठने का अगर हमने एक बार सोच लिया, सेल्फ प्रैक्टिस हमारी हो गई, तो हमारे अंदर एक वो डिसिप्लिन आ जाएगा। दूसरा है कंसिस्टेंसी, हम प्रॉपर वे में वो चीजें कर पाएंगे कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग। मेंटल स्ट्रेंथ हमारी अच्छी होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उससे हमारा मेमोरी पावर बढ़ेगा, कंसंट्रेशन पावर, फोकस्ड बढ़ेगा, ठीक है। फोकस यानी धारणा इंप्रूव होती है और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स को हम लोग प्रॉपर कर पाते हैं। तो अभ्यास जो है वो एक ऐसा फंक्शन है जो कि मोटिवेशनल फोर्स यानी कोई भी जो है वो अपने ऑब्स्टिकल्स को हटा करके अपनी चीजों को नियमित तरीके से और नियंत्रित तरीके से चला सकता है। यानी लंबे समय तक उनके लिए कोई ऑब्स्टेकल का कोई मतलब ही नहीं होगा। ये हमारे रीजंस हैं कि हमारा ये रीजन है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम पढ़ पाए, मेरे घर में काम बहुत ज्यादा है, मेरे पास नेटवर्क नहीं है, मेरे पास सुविधाएं बहुत कम है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल नहीं है, नोटबुक्स नहीं है। दीज आर ऑल दी ऑब्स्टिकल्स। तो अभ्यास जब हम प्रैक्टिस करते हैं, हम जब योगा प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सारी ही चीजें हमारे प्रोग्रेसिव वे से हट जाती हैं, ठीक है। हम ऑब्स्टिकल्स पे फोकस नहीं करते, हम सिर्फ अपने गोल पे फोकस करके अपने आप को नियमित अभ्यास है वो हम कर सकते हैं। दूसरा आता है वैराग्य यानी डिटैचमेंट या नॉन अटैचमेंट। तो वैराग्य जो है इसका मतलब होता है लेटिंग गो ऑफ डिजायर्स। हमारी जो इच्छाएं हैं उनको जाने देते हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको हटा देते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस है उनको हटा देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना कि अरे ऐसा हो गया तो मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा रिलेशनशिप खराब हो गया, मेरे मतलब कोई किसी के डिमाइस अगर हो गया तो उसकी वजह से हमारी चीजें खराब हो जाती है। तो उन सब चीजों को भी हमें बैलेंस करके रखना है। तो अगर हम वैराग्य फॉलो करेंगे तो हम जाके डिटैच्ड हो पाएंगे चीजों से। तो इट एक्ट एज अ रेगुलेटिंग फोर्स जो कि प्रिवेंट करता है ओवर अटैचमेंट टू आउटकम्स, यानी जिस चीज को हम बहुत ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं उससे। इमोशनल बर्नआउट को कंट्रोल करेगा। तीसरा है स्ट्रेस ड्यू टू एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस अगर होती हैं उसका आउटकम स्ट्रेस होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। तो अगर हम डिटैच रहेंगे चीजों से, अपने आप में संतोष रखेंगे, संतोष भी महर्षि पतंजलि में
यम नियम का वो है, एक एलिमेंट है जिसको हमें रखना है कि हमारे पास जो है जितना है हमको उसमें संतोष रखना है। हम अगर हमारे दोस्त अगर अमीर हैं और उनके पास 18 साल की उम्र में बाइक भी है, कार भी है, आईफोन है, लैपटॉप है, मैक का सब चीजें हैं, अच्छी अच्छी चीजें, तो हमें उसको नहीं देखना है, हमें अपनी पाथ को देखकर चलना है, हमें अपने नॉन डिटेचमेंट के साथ हमें सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस पर और अपने गोल पर फोकस करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। आगे क्लियर नहीं था, अभी क्लियर है? थोड़ा डिटेल में आप अपन ने पढ़ा है। यस मैम। मैम लेकिन वैराग्य आप सही कह रहे हैं, वो थोड़ा मॉन्क बनना या संत बनने टाइप्स हो जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था प्रेमानंद जी महाराज का, है ना, कि वो अपना पाठ कर रहे हैं, कभी यस कुछ मैम। होता है तो उनके ऊपर क्वेश्चंस उठ जाते हैं, कभी कुछ होता है तो उनके ऊपर उठ जाते हैं। आजकल जो लोग आए हुए हैं, हर दूसरे दिन मीडिया उनके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन उठा देती है, बट उनको उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। दे नो कि दे आर राइट एंड दे आर इन अ राइट वे, नॉन डिटेचमेंट के साथ वो चल रहे हैं, तो उनको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा। ना तो आज तक प्रेमानंद जी महाराज या जितने भी अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, मैं सबका नाम नहीं लूंगी, बट हमको भी पता है कि कौन सच सही है और कौन गलत, उन लोगों ने कभी भी आके ऐसे एग्रेशन में कोई भी बयान नहीं दिया। जैसे कोई भी हीरो हीरोइन के बारे में कोई भी चीज उड़ती है तो वो आ जाते हैं एग्रेसिव होके, बट वो नहीं आए क्योंकि उनको उस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो वो मॉन्क बनना काफी वो हो जाता है, बट हाँ, रेगुलर योगिक प्रैक्टिसेस से हम ये सब चीजें थोड़ा सा अटेंड कर सकते हैं, पूरा यस नहीं। मैम। यस। हाउ अभ्यास एंड वैराग्य वर्क टुगेदर एज मोटिवेशन। अब ये दोनों चीजें मोटिवेशन के लिए कैसे काम करती हैं, ठीक है? तो अभ्यास का मतलब होता है फॉरवर्ड फोर्स, यानी कोई भी गोल सीकिंग चीज के लिए हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, और वैराग्य का मतलब होता है अपना फोर्स स्टेबलाइज कर देना। तो देखा जाए तो दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन चलती एक साथ है। वैराग्य और अभ्यास को हमें साथ में लेकर के चलना है, तब जाके हम लिबरेशन या हमारी गोल सीकिंग चीज तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, फिर आता है टुगेदर दे क्रिएट सस्टेनेबल मोटिवेशन। सस्टेनेबल मतलब जिस चीज को आप हमेशा वैसे का वैसे ही बना लो, कभी 80% आ रहे हैं, कभी 60% आ रहे हैं, कभी 50% आ रहे हैं, ऐसा नहीं। सस्टेन करके चलना है। अगर आपके 60% आ रहे हैं तो आपको हर बार अपने आप को इम्प्रूव करो, लेकिन 60 से नीचे मत आओ। एटलीस्ट अगर आप इम्प्रूव नहीं कर सकते अपने आप को, तो एटलीस्ट उतना आप सस्टेन करके चलो। कभी आप फेल हो गए, कभी आपने टॉप कर दिया, तो ये नहीं, आपको सस्टेन करना है आपके रिजल्ट्स को, आपकी चीजों को। लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस से फ्रीडम जो है इमोशनल फ्लक्चुएशंस का, उससे दूर हो जाते हैं हम, और बैलेंस्ड और काम इफेक्ट हमारे अंदर आ जाता है। मॉडर्न साइकोलॉजी के हिसाब से अभ्यास जो है, सॉरी, इंटरेस्टिंग मोटिवेशन है, सेल्फ रेगुलेशन है। ठीक है, दो लेवल्स पे अभ्यास काम करता है। दूसरा है वैराग्य, जो कि इमोशनल रेगुलेशन और कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काम करता है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। इमोशन मेजर, हाँ, इमोशन जो कि मेजर साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं, उनको हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इमोशन एक्सप्लेन्स हाउ फिजियोलॉजिकल चेंजेस, हमें पता है हमारे इमोशंस जो हैं कैसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने की वजह से आगे आते हैं। मैम नेटवर्क इश्यू हो रहा है आपके यहाँ पे शायद। Ma'am, your voice is not audible. हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मैम अब आई है आवाज आपकी। जी मैं भी आ रहा है।
ना ज्वाइन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। हेलो, यस मैम। जी मैम। हाँ एक्चुअली मेरे ना सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, आप मुझे बस 5 मिनट दो, फिर ज्वाइन होता है तो फिर ओके विल मैम, कंटिन्यू, ओके। है ना? बस 2 मिनट। हाँ मैं बता दूंगी आप लोग को। हाँ हेलो, यस मैम। आवाज आ रही है यस, आप लोग को? मेरी स्क्रीन यस विजिबल है? मैम। यस मैम। ठीक है, सॉरी गाइस, वो सिस्टम में और नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया था। ठीक है, तो इमोशन हम लोग पढ़ रहे थे। नहीं, इमोशन हम लोगों ने पढ़ लिया नहीं था नहीं मैम, शायद। यहीं पे थे इमोशन में, जो इसी में आप ये पढ़ाने ही वाले थे, फिर वॉइस चली गई। ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, इमोशन के मेजर साइकोलॉजिकल थ्योरीज क्या हैं इमोशंस में? तो पहला तो वही जेम्स और लैंग की थ्योरी है। जेम्स और लैंग जो हैं, उन्होंने कहा है कि इमोशन जो है, पहले तो वो देखते हैं कि मैंने आप लोग को बताया कि एक्सपीरियंस इंटरेक्ट करना, 3 मेजर थ्योरीज में उसको डिस्क्राइब किया गया है इमोशंस को। तो पहला आता है जेम्स लैंग थ्योरी, जो कि इमोशन का मतलब है फिजियोलॉजिकल चेंजेस। मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया था कि जेम्स लैंग ने बोला है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से इमोशन आया, सीक्वेंस में आया। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर आउट कर दूंगी, यहाँ पे थोड़ा सा डीप में है कि स्टिमुलस यानी स्नैक दिखा, बॉडी रिएक्शन आया कि हार्ट रेट बढ़ गई और पसीना आना स्टार्ट हो गया, स्वेटिंग स्टार्ट हो गई, परसेप्शन आया कि अब मुझे डर लगा और अब मुझे भागना है या मारना है, जो भी है। तो ये जेम्स लैंग की थ्योरी है। दूसरा है कैनॉन की, बार्ड की थ्योरी। उनका कहना है कि दोनों चीजें साथ में होती हैं। तो स्टिमुलस कैसे आता है, ठीक है, वो उसका एग्जांपल भी मैं आप लोग को दे चुकी थी। ये 2 फैक्टर थ्योरी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें कि हार्ट पाउंडिंग हो जाता है, यानी कोई कुछ भी चीज हुई उसकी वजह से हार्ट एकदम से ऐसा लगता है ना बाहर आ जाएगा, इतना ज्यादा डर लग जाता है, डेंजरस हो जाता है, फिर डर लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ये
अब फिजियोलॉजिकल बेसिस, हाँ ये भी तो पढ़ लिया है हम लोगों ने, ठीक है, रिपीटेड है वो पीडीएफ में। फिर आता है हमारा नेक्स्ट इज, ये भी हो गया है शायद हमारा, राइट? यस मैम, ये पढ़ लिया। ये भी रिपीटेड है हमारा। स्ट्रेस भी पढ़ लिया है हमने, हाँ स्ट्रेस डीप में नहीं पढ़ा हमने। तो स्ट्रेस जो है वो फिजिकल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जो कि थ्रेटन्स या चैलेंजेस के लिए होता है। कारण क्या क्या है, कैसे होता है स्ट्रेस? वर्क प्रेशर्स की वजह से, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, एकेडमिक डिमांड्स, रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से। इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? हार्ट बीट बढ़ सकती है, मसल टेंशन, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी और स्लीप डिस्टर्बेंसेस या लोअर इम्यूनिटी हो सकते हैं। योगा और स्ट्रेस को हम कैसे करते हैं? तो योगा जो है वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि क्या होता है, हमारे जो कॉर्टिसोल लेवल्स कम हो जाते हैं और कामनेस अच्छी हो जाती है। ठीक है। फ्रस्ट्रेशन में क्या है? फ्रस्ट्रेशन का मतलब है ब्लॉक्ड फ्रॉम रीचिंग अ गोल और डिजायर, जब हम बहुत फंसा हुआ महसूस करते हैं किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? फेलियर, हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं लेकिन हर बार फेल हो रहे हैं तो हमें फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत सारी हार्ड थिंग्स आ रही हैं, डिले हो रहे हैं हर चीज में, अनफुलफिल्ड डिजायर्स आ रहे हैं, तो इन सब चीजों की वजह से फ्रस्ट्रेशन आता है। इफेक्ट्स की बात करेंगे तो एंगर, गुस्सा, इरिटेबिलिटी, डीमोटिवेशन, एग्रेसिव बिहेवियर, इन सब चीजों की वजह से हमें फ्रस्ट्रेशन आता है। योगा में अगर हम पेशेंस यानी क्षमा, हर किसी को लेटिंग गो, कि हाँ ठीक है, हो गया जो हो गया, काइंड ऑफ वाला जो फील रखेंगे कि पेशेंस के साथ काम कर रहे हैं, संतोष, जो मैंने आप लोगों को बताया है कि संतोष होना चाहिए, उसके साथ अगर हम काम करेंगे कि जो है जितना है उतने में हम खुश रहें, अननेसेसरी अपने ऊपर लोड ना बढ़ाएं फाइनेंशियली, तो वो फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा। ब्रीथ कंट्रोल और इमोशनल कूलिंग, ये योगिक अप्रोच है जिससे कि हम फ्रस्ट्रेशन पे कंट्रोल कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट के टाइप्स थे, तो अप्रोच यानी टू पॉजिटिव ऑप्शंस की वजह से, अवॉइडेंस अप्रोच, डबल अप्रोच, ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? स्ट्रेस, कंफ्यूजन, एंजाइटी, इमोशनल इम्बैलेंसेस। इसको मैं थोड़ा सा फास्ट से लेके जा रही हूँ क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, हम सिर्फ कॉजेज देख रहे हैं। योगिक रेजोल्यूशन जो है उसमें माइंडफुलनेस, यानी हम इमोशनल रिएक्टिविटी से कम कर सकते हैं। माइंडफुलनेस मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमारे दिमाग में कब कहाँ क्या चल रहा है। कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस क्लियर होना चाहिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन, स्वाध्याय, खुद से पढ़ना है, खुद समझना है, हर चीज को डिटैच्ड रहना है क्लैरिटी के लिए। कॉपिंग मैकेनिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं। यूनिट 5, पर्सनैलिटी। स्टार्ट करते हैं। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी से क्या समझते हैं हम लोग? पर्सनैलिटी पढ़ना क्यों जरूरी है हमारे लिए? मैम क्योंकि जब तक किसी इंडिविजुअल को जानेंगे नहीं एज अ पर्सन, साइकोलॉजी के बेस पे उसको हेल्प कैसे करेंगे? तभी तो जब भी हमारे पास कोई पर्सन आता है हेल्प के लिए, हम उसको पहले एज अ पर्सन जानते हैं, उसका हिस्ट्री समझते हैं। और आपने आई थिंक ये पहले भी पढ़ाया है हमें। हाँ, पहले पर्सनैलिटी का मैंने शॉर्ट फॉर्म आप लोगों को बताया था। यस। अब यहाँ पे ये पूरा यूनिट है पर्सनैलिटी के लिए, जिसमें हमें बहुत डीप लेवल पे रहना। साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पर्सनैलिटी के ट्रेड्स जो है उसका, तो पर्सनैलिटी के डेफिनेशन, डिटर्मिनेंट्स, मेजर थ्योरीज हम लोग देखेंगे। तो पर्सनैलिटी रेफर्स टू द यूनिक एंड कंसिस्टेंट पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग, यानी हर किसी का अपना एक सोचने का तरीका, उसकी फीलिंग्स, उसका बिहेवियर, उसका पैटर्न ऑफ थिंकिंग अलग अलग होता है। ठीक है, तो वो एक आपकी पर्सनैलिटी है। आप कैसे किस चीज को हैंडल कर रहे हो, आपका सोचने का क्या तरीका है, वो अपनी अपनी एक पर्सनैलिटी पे ऊपर डिपेंड करता है। तो हर एक चीज पर्सनैलिटी के बेसिस पे ही आप एक दूसरे से अलग हो। अदरवाइज है तो सब हम लोग ह्यूमन बीइंग, सबके अंदर हार्ट है, ब्रेन है, सेम फंक्शनिंग है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम्स हैं, बट हम अलग कैसे हैं? पर्सनैलिटी के लेवल पे। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं पर्सनैलिटी में? हमारा बिहेवियर, हम कैसे, हमारा व्यक्तित्व क्या है, हमारे इमोशंस हम कैसे शो करते हैं, थॉट्स, विचार हमारे कैसे हैं, हमारी आदतें, हमारे मोटिव्स क्या हैं, इंटरपर्सनल स्टाइल्स क्या हैं। तो ये पर्टिकुलरली देखा जाता है कि हमारी पर्सनैलिटी। ठीक है। एटिमोलॉजी के हिसाब से पर्सनैलिटी जो है वो एक लैटिन वर्ड यानी पर्सोना से आता है। पर्सोना का मतलब होता है मास्क वॉर्न बाय एक्टर्स। जो वो एक्टर्स होते हैं, वो जो मास्क पहनते हैं, उसका मतलब होता है पर्सोना, जो कि लैटिन वर्ड है जिससे पर्सनैलिटी आया है। तो
आप लोगों को ही पता है कि आजकल हर कोई 2 to 3 रोल्स में डिफाइन करता है अपनी पर्सनालिटी। वो एक्चुअली में अपने घर पे कुछ और है, आपके सामने कुछ और है, वो अपने ऑफिस में कुछ और है, ठीक है, अपने जो बचपन से जो दोस्त हैं उनके सामने वो कुछ और है, अपनी वाइफ के सामने कुछ और है। तो इस तरह से अलग अलग लेवल्स पे, इसीलिए उसको पर्सोना यानी मास्क एक्टेड बाय बॉन्ड्स, ठीक है, तो उससे हम डिफाइन कर सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे पर्सनैलिटी के? पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय मल्टीपल इंटरेक्टिव फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स? बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, एनवायरमेंटल, सिचुएशनल, 4 तरह के डिटर्मिनेंट्स हैं जिसपे हम पर्सनैलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कैसे हो सकते हैं वो? बायोलॉजिकल मतलब जो कि हमारे अंदर है, हमारे फिजियोलॉजी के हिसाब से, जो हमें किससे मिले हैं? हेरिडिटी से मिले। तो पहला है, हम बोलते हैं ना कि आपकी आदतें आपके पापा जैसी हैं, आपकी आदतें आपके ग्रैंडफादर की तरह हैं या ग्रैंड मदर की तरह हैं, या आप मामा पे गए हो, नाना पे गए हो, ऐसा। तो हेरिडिटी यानी जेनेटिक्स। ट्रेड्स लाइक टेम्परामेंट, जो कि किसी का टेम्परामेंट कैसा है कैसा नहीं है, इमोशनल रिएक्टिविटी कैसी है, इंटेलिजेंस कैसी है, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें अपनी हेरिडिटी से क्या मिला है हमारी पर्सनैलिटी में। दूसरा आता है नर्वस सिस्टम फंक्शनिंग। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। एनर्जी लेवल्स के लिए थायराइड, एड्रिनल, स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस, किसी में कोई सा रिस्पॉन्स ज्यादा होता है, किसी में कौन सा रिस्पॉन्स, इसलिए वो बहुत हाई टेम्परामेंट का होता है। कोई लोग बहुत शांत होते हैं, कोई लोग बहुत मॉडरेट होते हैं, उनको पता है कि उन्हें कब गुस्सा करना है, कब काम रहना है, कब हंसना है, कब हंसी मजाक करना है, दे नो। सेक्स हार्मोन्स में एग्रेशन या मूड के टाइम पर, तो ये सब चीजें हमारे पर्सनैलिटी को बैलेंस कर सकती हैं। फिजिक यानी बॉडी टाइप, तो शेल्डन सोमेटोटाइप्स कहते हैं, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ। इसको हम लोग बाद में देखेंगे थोड़ा सा डीप में कि ये तीनों चीजें क्या होती है। तो शेल्डन सोमेटोटाइप्स के हिसाब से फिजिक और बॉडी के हिसाब से भी आपकी पर्सनालिटी होती है। यानी कोई इंसान बहुत अच्छा हैवी दिख रहा है, कोई इंसान बहुत दुबला पतला दिख रहा है, कोई इंसान बिल्कुल फिट है, कोई इंसान काफी ओबेज है, तो फिजिकल लेवल पे उनकी पर्सनालिटी कैसी दिख रही। यूजुअली हम लोग फिजिकल लेवल की पर्सनालिटी को ही पर्सनालिटी मानते हैं कि अरे उसकी देखो हाइट और हेल्थ कितनी अच्छी है, वाह क्या पर्सनालिटी है उसकी, ऐसे काइंड ऑफ हम लोग के जो आता है, तो वो फिजिक या बॉडी टाइप के ऊपर हम लोग ज्यादा डिटरमाइन करते हैं। फिर आता है साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट। साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स में इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस जिससे कि हमारी पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस होती है, यानी हमारी जो दिमाग में जो चीजें चल रही हैं उससे हमारी पर्सनालिटी सबके सामने कैसे दिखती है। तो अर्ली चाइल्डहुड में हमारे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसकी वजह से हमारी पर्सनालिटी, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ ये चीज कि हमारे हो सकता है उस टाइम पे हमारे साथ कुछ हुआ हो, इसलिए आज हम लोग इतना डरते हैं हर चीज से, हम लोग इतना सोचते हैं समझते हैं। अगर हमारा चाइल्डहुड एक्सपीरियंस अच्छा है तो हम अभी भी अच्छे हैं। अगर हमारा चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छा नहीं है, हमने हमारे पेरेंट्स के हमेशा डिस्प्यूट्स देखे हैं, डिवोर्स एंड ऑल, तो इस तरह के बच्चों की मेंटालिटी और पर्सनैलिटी अलग लेवल पे जाके बन जाती है। इमोशनल पैटर्न्स हमारे कैसे हैं उससे हमारी पर्सनैलिटी डिफाइन होती है। मोटिवेशन हमारा कैसा है उससे डिफाइन होती है। लर्निंग कंडीशनिंग के ऊपर डिफाइन होती है कि हमने क्या सीखा है। कंडीशंस के हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी डिफाइन हो जाती है कि हमें इस सिचुएशन में अलग रहना है, इस सिचुएशन में अलग रहना। कोई इंसान बहुत मजाकिया है लेकिन सीरियस कंडीशन में वो उससे ज्यादा सीरियस कोई नहीं होगा। तो ऐसा सेल्फ कंसेप्ट्स और एटीट्यूड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। सोशल एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स यानी फैमिली, स्कूल, हमारी फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली कैसी है, स्कूल के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारा कैसे इंप्रूव हो रहा है। तो पेरेंटिंग स्टाइल, हमारे पेरेंट्स ने हमें कैसे पाला है, कैसे पोसा है, वो किस स्टाइल से हमें पाल रहे हैं, कैसे हमें रख रहे हैं, हमारा फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, पीयर ग्रुप्स यानी हमारे आसपास के जो लोग हैं जिनके साथ हम लोग खेल रहे हैं, हमारी पढ़ाई हो रही है वो लोग कैसे हैं, हमारा कल्चर कैसा है, ट्रेडिशंस हमारे जो हैं उसके हिसाब से, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से, सोशियो इकोनॉमिक मतलब फैमिली और इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से, फाइनेंशियल कंडीशंस के हिसाब से, या मीडिया एक्सपोजर के हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी कैसे इन्फ्लुएंस होती है। तो ये सोशल और एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स आएंगे। और सिचुएशनल सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिचुएशंस में मतलब एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारा बिहेवियर कैसे इफेक्ट होता है। तो एनवायरनमेंट अगर कोई हम व्यक्तित्व हमारा बता रहा है तो वह एनवायरनमेंट उस टाइम पे कैसा है। बोलते हैं ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर,
उस टाइम पे उसने कैसे रिएक्ट करता, वो उसका एनवायरनमेंट बता सकता है, उससे उसकी पर्सनालिटी हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। कॉन्टेक्स्ट या सोशल सेटिंग, घर पे हैं या ऑफिस में है तो वहां पे हम लोग अलग अलग होते हैं। हमारा घर पे एक मजाकिया अंदाज होता है, ऑफिस में हमें थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना होता है, तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन डिटर्मिनेंट्स में आ जाता है। क्लियर है डिटर्मिनेंट सबको चारों? यस मैम। यस मैम। हाँ, थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी जो है, क्या क्या थ्योरीज होती हैं, तो साइको एनालिटिकल थ्योरी जो कि सिगमंड फ्रूड ने दी है। साइको एनालिटिकल थ्योरी में फ्रूड ने बताया है कि पर्सनालिटी थ्रू अनकॉन्शियस माइंड, इंस्टिंक्ट एंड अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, बचपन से हमारे जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस रहे उसकी बेसिस पे अनकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें हैं, कुछ मेमोरीज हैं, कुछ इंस्टिंक्ट हैं, उसके हिसाब से हमारा साइकोलॉजिकल थ्योरी आता है। तो जिसमें हमारा पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, इड, ईगो, सुपर ईगो, तीन चीजें सिगमंड फ्रीड ने बताई है। इड इज जो कि प्रेजेंट, जन्म से हमारे अंदर है इड, यानी एक प्लेजर, एक प्रिंसिपल कि मुझे जीना है। अनकॉन्शियस वे में मुझे पता है कि हाँ मैंने जन्म लिया है, वो मुझे जीना है, वो चीज मुझे कोई सिखाएगा नहीं कि मुझे सांस लेना है, मुझे अब ये करना है, मुझे आगे चीजें करना है, ये चीज मुझे कोई नहीं सिखाएगा कि मैं चलूंगा ये सब करूंगा, ठीक है। तो ये ईड है जो कि बर्थ से हमारे अंदर प्रेजेंट है। इसके प्रिमिटिव डिजायर्स कैसे हो सकते हैं, हंगर, भूख लगना हमें कोई नहीं सिखाएगा, भूख हमें लगेगी। सेक्स, एग्रेशन, ये सब चीजें हमें कोई नहीं सिखाएगा, ये सब हमारे अंदर इनबिल्ट होता है बर्थ से, तो वो इड होता है। ईगो इज, इट डेवलप्स अराउंड एज 2 to 3, 2 से 3 साल की एज के आसपास ये हमारे अंदर डेवलप होता है, जिसमें कि रियलिटी प्रिंसिपल ऑपरेट होता है, यानी जो रियलिटी है उस चीज को एक्सेप्ट करना और अपने अंदर लेकर के आना। बैलेंसेस डिमांड्स ऑफ इड एंड सुपर ईगो, जो कि इड और सुपर ईगो पे, यानी जिसके अंदर एक चीज को समझने की चीजें आ जाती हैं, वो वाला ईगो है। ये वो वाला ईगो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं कि अहंकार वाला, ये होता है एक बैलेंस वाला ईगो, जो कि हमें बचपन से जो करना है, हंगर, थर्स्ट, ये सब चीजें हमें कोई नहीं सिखाएगा कि इनबिल्ट है। प्लस सुपर ईगो मतलब 5 साल की उम्र के बाद वो शुरुआत होती है। मोरल कॉन्शियसनेस, यानी हम सीखते हैं, हमारे सामने जो चीजें होंगी वो हम सीखेंगे, तो वो प्लस सोसाइटियल नॉर्म्स, वैल्यूज हम लोग समझना स्टार्ट होता है कि हाँ मैं मेरे परिवार से हूँ, मेरे घर में पूजा ऐसी होती है, मेरे घर में ऐसी चीज होती है, मेरे घर का पहनावा ऐसा है, तो ये सब चीजें जो हम सीखते हैं वो सुपर ईगो में होती है। तो इन दोनों के बीच का जो सिस्टम है वो है ईगो का, 2 से 3 साल के बीच का, ठीक है। लेवल्स ऑफ माइंड, सिगमंड फ्रूड ने एक बताया है साइकोसोमेटिक वे में, तो उसमें उन्होंने बता दिया स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। अब इसमें वो दूसरा बता रहे हैं लेवल्स ऑफ माइंड। तो 3 माइंड्स के लेवल्स होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस। तो कॉन्शियस मतलब प्रेजेंट अवेयरनेस, हमें पता है कि अभी मैं इस रूम में हूँ, मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, क्लास चल रही है, आप लोग सुन रहे हैं। प्री कॉन्शियस मतलब मेरी कुछ मेमोरीज है जो मुझे याद है, जो मैंने पढ़ा हुआ है, वो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। अनकॉन्शियस यानी हिडन डिजायर्स, फियर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स है, मेरे मन में कहीं ना कहीं किसी चीज के लिए डिजायर है जो मुझे पता है कि वो कभी पूरी नहीं हो सकती, बट स्टिल वो है, किसी चीज का डर मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट मेरे दिमाग में है, तो वो अपने लेवल पे है। तो ये 3 लेवल्स के माइंड सिगमंड फ्रॉइड ने बताए हैं। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस में उन्होंने ओरल, एनल, फैलिक और लेटेंसी, 4 तरह के साइकोसेक्सुअल स्टेजेस बताए हैं। इन लेवल से भी हमारी पर्सनैलिटी इफेक्ट होती है सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से। जेनाइटस, तो फिक्सेशन इन स्टेजेस, अडल्ट पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं तो हमारी सेक्सुअल डिजायर्स जो है वो हाई होती जाती हैं, हम लोग डिटरमाइन करना सीख जाते हैं कि ये लड़की है, ये लड़का है, तो वो टच वाला जो फील आ जाता है। तो ये सब जो है बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को सब पता है, तो इस तरह की जो चीजें आती हैं वो भी पर्सनैलिटी के अंदर ऐसे ही डिफाइन होती है कि सेक्स डिटर्मिनेशन, डिजायर्स, ये सब चीजें आ जाती हैं। फिर आता है एनालिटिकल या आर्केटिपिकल आर्कट्रिपल थ्योरी, जिसको कार्ल जंग ने दिया है। जंग ने बताया है कि फ्रूड, सिगमंड फ्रूड की थ्योरी सबको क्लियर थी, सॉरी मैं पूछना भूल गई, सिगमंड फ्रूड की। यस मैम। दूसरा है हमारा एनालिटिकल यानी आर्केटिपिकल थ्योरी। तो जंग ने बताया है कि फ्रूड के आइडियाज और उन्होंने जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस आर्कटाइप्स बताए हैं, तो उसकी बेसिस पे वो उस चीज को आगे लेकर के गए हैं, मतलब उन्होंने उस चीज को डिनाई नहीं किया, उन्होंने सिर्फ उसमें सपोर्ट किया है सिगमंड फ्रूड की थ्योरीज को। तो उसमें पहला उन्होंने बताया है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, तो उन्होंने सेम ईगो, पर्सनल कॉन्शियस और कलेक्टिव अनकॉन्शियस 3 फॉर्म में बताया। उन्होंने ईड ईगो, सुपर ईगो बताया था, जंग ने ईगो बताई, यानी कॉन्शियस माइंड, हमारे दिमाग में जो कॉन्शियस माइंड, जिस चीज का हमें सब चीजों का नॉलेज है।
दूसरा है पर्सनल अनकॉन्शियस यानी फॉरगॉटन मेमोरीज, जिन चीजों को हम भूलना चाहते हैं, हमारे सप्रेस्ड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तीसरा है कलेक्टिव अनकॉन्शियस यानी कोई शेयर्ड इनहेरिटेड मेमोरी, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हमारे अंदर है, जैसे कि आर्कटाइप्स यानी जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं या हमारे पेरेंट्स से हमने जो सीखा है, या बोलते हैं ना कि प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर जब मतलब वूम में जब बेबी है उस टाइम पर भी अगर आप अच्छे संग करोगे, अच्छी चीजें देखोगे, गलत चीजें नहीं देखना, गलत मूवीज नहीं देखना, अदरवाइज वो चीजें हमारे अंदर इनबिल्ट होती, तो वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस आ सकता है, ठीक है। फिर आता है आर्कटाइप्स, तो वो यूनिवर्सल पैटर्न है, इंपॉर्टेंट जंगियन आर्कटाइप्स यानी पर्सोना जो सोशल मार्क्स हर इंसान ने पहना हुआ है, शैडो हिडन डार्क एस्पेक्ट्स, हर इंसान का एक अपना डार्क फेस होता है, हर इंसान के अपने अंदर कोई छुपी हुई चीजें होती हैं जो सबके सामने नहीं आती, तो वो यूनिवर्सल पैटर्न्स में कि हमको एक बार में किसी से मिलकर नहीं पता चलता कि उसका डार्क साइड क्या है। हमें ऐसा कभी कभी होता है ना कि हम अपने फ्रेंड्स को जानते हैं, सालों से जानते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, एक दूसरे को सालों से जान रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे उनका एक ऐसा साइड हमारे सामने निकल के आता है कि जो हमें ऐसा लगता है कि अरे अब हम इन्हें जानते ही नहीं है, तो वो हर किसी का एक अपना डार्क साइड होता है। एनिमा या एनिमस, फेमिनिन साइड ऑफ मैन, मस्कुलाइन साइड ऑफ वुमन, यानी फीमेल्स के अंदर भी एक मैन साइड हो सकता है, मेंस के अंदर भी एक फीमेल साइड हो सकता है। कैसे? क्योंकि उनके अंदर भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि मेल्स होते हैं उनके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं कि उनको भी वो सेम डिजायर्स है, तैयार होना एंड ऑल, कुछ आदतें हैं, कई बार जो हमारे जो वैसे वाले सेक्स जो होते हैं उनके अंदर जो चीजें आती हैं तो वो भी अनीमा या एनिमस से आ सकती हैं। सेल्फ यानी टोटलिटी और इंटरप्रिटेशन या गोल्स ऑफ पर्सनैलिटी, यानी हमारे पर्सनैलिटी का गोल क्या है उसके हिसाब से हम पर्सनैलिटी को डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं अभी जो पढ़ाई हुई चीजें उन्हीं को एग्जाम्पल ले लूं कि हम प्रैक्टिस में चल रहे हैं तो हमारी पर्सनैलिटी वैसी बन जाती है। हम किसी आर्मी में चले गए, आर्मी फोर्स में चले गए, मिलिट्रीज में चले गए, तो हमारी पर्सनैलिटी वैसी डिफाइन हो जाएगी। उससे पहले हम कैसे भी थे, हम बहुत फालतू थे, हमें सब चिल्लाते थे कि हम बहुत शैतान हैं, लेकिन वहां जाने के बाद हमारी पर्सनैलिटी बहुत डिसिप्लिन्ड हो जाती है, बहुत समझदार हो जाते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा है आर्कटाइप यानी यूनिवर्सल पैटर्न के हिसाब से। तीसरा है साइकोलॉजिकल टाइप्स। साइकोलॉजिकल टाइप्स में हम लोग देखेंगे कि जंग ने ये बताया है कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, सुना होगा आप लोगों ने कि कुछ लोग ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, तो ये भी हमारी पर्सनैलिटी का ट्रेट होता है कि हमारी थिंकिंग, फीलिंग, सेंसिंग, इंट्यूशंस के ऊपर डिपेंड करता है। बोलते हैं ना कि आप तो एक बार इंसान से मिलके समझ गए कि उसका इंट्यूशन कैसा था, वो उसका व्यक्तित्व कैसा है, किसी किसी को 10 बार मिलके भी नहीं समझ आता, तो वो साइकोलॉजिकल टाइप्स में आ जाएगा। दीज फॉर्म्स the basis of MBTI personality. MBTI, I think I need to check. MBTI. मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है जिसमें कि क्वेश्चनर्स रेडी किए जाते हैं किसी की साइकोलॉजी यानी इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट है तो उसको समझने के लिए। फिर आता है ट्रेट थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, तीसरा, ठीक है ये और खत्म करते हैं। ट्रेड थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, अब ट्रेड्स कैसे हम लोग पढ़ेंगे, तो ट्रेड थ्योरीज फोकस ऑन स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट प्रिडिक्ट बिहेवियर, किसी भी पर्सनैलिटी के हिसाब से हम उसका बिहेवियर कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई शांत है तो हम लोग सोच लेते हैं कि इसके सामने ये सिचुएशन आएगी तो ये ऐसे रिएक्ट करेगा, हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये इंसान ऐसा है तो ऐसी चीजों को हैंडल करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें पता होता है, हमें कोई चीज समझ नहीं आ रही, लेकिन हमें पता है कि हमारे पास 4 दोस्त हैं, 4 में से वो चारों का अपना अपना परसेप्शन है, लेकिन हम उसको चूज करेंगे जो हमारी नजर में सबसे ज्यादा समझदार है कि भाई तू ही बता सकता है कि इस चीज का हम सॉल्यूशन क्या निकालें या इस चीज को हम बैलेंस कैसे करें, ठीक है। तो इसमें पहला है गॉर्डन ऑलपोर्ट, रेमंड कटेल एंड हेंस आइसिंग बिग 5 मॉडल। तो इन 3 लोगों ने हमें थ्योरीज दी हैं और बिग 5 मॉडल भी दिया है जो कि मोस्ट ज्यादा एक्सेप्टेड है। तो गॉर्डन ऑलपोर्ट जो है उन्होंने बताया है कि ट्रेड्स आर रियल एंड बेसिक यूनिट्स ऑफ पर्सनैलिटी, ट्रेड्स जो होते हैं वो बहुत रियलिटी होती है, हमारी बेसिक यूनिट्स होते हैं हमारे पर्सनैलिटी को बनाने के लिए। 3 टाइप्स के होते हैं, कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी। कार्डिनल कौन सा होता है, जो कि बहुत रेयर है, गांधीयन, यानी इस टाइप का कि हम बहुत ही एकदम से कोई इतना मॉन्क नहीं हो सकता ना कि बहुत ही सब चीजों को लेकर के पॉजिटिव चले, तो वो कार्डिनल ट्रेट में आ जाएगा। सेंट्रल ट्रेट में कोर ट्रेट्स हैं जो कि हम अगर ऑनेस्ट हैं,
हम फ्रेंडली हैं, तो वो पर्सनालिटी हमारी डिसाइड करेगी कि हम सेंट्रल ट्रेट के हैं। सेकेंडरी ट्रेट में हमारे लाइक्स डिसलाइक्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी पर्सनालिटी कैसे होगी। ठीक है, तो ये 3 चीजें गॉर्डन अल्पोर्ट ने बताई। दूसरा है रेमंड कटेल। रेमंड कटेल ने बताया है कि आइडेंटिफाई 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स उन लोगों ने बताए हैं, तो जो कि एनालिसिस के लिए यूज होते हैं, सरफेस वर्सेस सोर्सेस। अब ट्रेड्स को ना मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पूरा एक अलग से वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तीसरा है हैंस आइसिंग। 3 मेजर पर्सनालिटी डायमेंशन इन लोगों ने बताया है, ENP। E इज एक्सट्रावर्जन इंट्रोवर्जन। दूसरा है न्यूरोसिटिसिज्म एंड स्टेबिलिटी। P है साइकोटिसिज्म। एक्सट्रावर्जन इंट्रोवर्जन मतलब जो वो होते हैं, तो ये बायोलॉजिकल लिंक्ड है, मतलब इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जेनेटिक्स से इनके कनेक्शन है। तो ये जो ENP इन लोगों ने बताया, ये दोनों चीजें हैंस आइसिंग के हिसाब से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जेनेटिक्स के हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी बन रही है। फोर्थ है हमारा बिग 5 मॉडल, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है, जिसको हम ओशियन मॉडल भी बोलते हैं। ओशियन में स्पेलिंग है उसका फुल फॉर्म। O इज ओपननेस, सबके सामने खुल के आना। C इज कॉन्शियसनेस, तो कॉन्शियसनेस के फॉर्म में रहना। एक्स्ट्रावर्जन जो सबके सामने खुल के रहता है, सबसे बात करता है, हंसता है, बोलता है। एग्रीएबलनेस जो हर चीज पे एग्री करता है, समझता है। न्यूरोसिटिज्म यानी साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल हिसाब से वो अपनी समझ के हिसाब से चीजें करता है। तो वो होते हैं बिग 5 मॉडल्स। इसको हम लोग थोड़ा सा डीप में आप लोग को बताऊंगी, जिसमें ट्रेड्स को हम डिफाइन करेंगे। जब ट्रेड्स डिफाइन करेंगे तब आपको ये तीनों थ्योरीज समझ में आएंगी। ठीक है, ओके मैम। यहाँ तक क्लियर है भाई सबको? ये मुझे पता है, मुझे ये नहीं आएगा समझ में, ये आप लोग ट्रेड पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो मैं सैटरडे को हम लोग जो क्लास करेंगे उसमें हम लोग पूरा ट्रेड्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ये थ्योरीज में वापस से आप लोग को एक बार रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, चलिए फिर कोई डाउट हो तो सैटरडे को वो पूछेगा मुझसे, या कुछ भी समझ में नहीं आया होगा उस दिन हम लोग ट्रेड्स को स्पेशली लेंगे। ठीक है, ओके मैम। चलिए, हैव अ गुड डे सभी को। जय श्री कृष्णा, बाय बाय।